पहला ब्लिट्ज़बॉल मैच खत्म होने के बाद निक ज्यादातर महीने यही कर रहा था और उसने स्लीथरिन के रिकॉर्ड किए गए ज्ञान को समझने में कई बड़ी तरक्की की थी। उनमें से पहली ये थी कि उसे उस समय इस्तेमाल होने वाले पुराने जादू करने के तरीके की ज्यादा अच्छी समझ हो गई थी। ये वैसा ही था जैसे सेलेब्रिम्बोर स्टाइल में चीजों पर जादू करने के लिए अपनी इच्छा और ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता था, बस इसमें इसका इस्तेमाल अपनी छड़ी से जादू करने के लिए किया जाता था। सेलेब्रिम्बोर में उसकी महारत अच्छी तरह से काम आई, लेकिन फिर भी जादू करने के स्टाइल के इस्तेमाल में कई कमियां रह गई जिन्हें स्लीथरिन की लाइब्रेरी अच्छी तरह से भर रही थी। दूसरा बड़ा कदम जो उसने उठाया वह था उन रिचुअल्स को सीखना जो स्लीथरिन ने अपनी जवानी में अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए थे, और साथ ही कुछ ऐसे फायदे भी पाए जो निक को काम के लगे। उनमें से एक रिचुअल नेचर का रिचुअल था जो निक ने खुद किया था, लेकिन स्लीथरिन ने दो और रिचुअल्स भी इस्तेमाल किए जिनसे उसकी पावर सीधे तौर पर नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी मैजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। पहला था एक्सपेंशन का रिचुअल जिससे किसी का मैजिकल कोर छोटा हो जाता था, लेकिन नाम के बावजूद ज्यादा गाढ़ा माना बनता था। इस रस्म के लिए अलग अलग जादुई जानवरों के 4 हाथ पैर, एक धड़ और एक सिर की बलि देनी होती थी। रस्म करने वाले को भी रस्म से पहले 7 दिन और 7 रातों तक अपने जादुई कोर की जगह को एक खास पोषण में भिगोना पड़ता था। निक को जो दूसरी रस्म मिली वह क्लैरिटी की रस्म थी जो किसी के माना सर्किट को मजबूत करती थी, जिससे वे बिना माना लीक किए ज्यादा स्ट्रेस झेल पाते थे। शुक्र है कि यह रस्म आसान थी जिसमें कुछ दुर्लभ पौधे शामिल थे, लेकिन बस इतना ही था जिसके लिए पूर्णिमा की जरूरत थी। स्लीथरिन ने कुछ और नए रिचुअल्स किए, लेकिन उन दो के अलावा निक को उनमें से कोई भी खास पसंद नहीं आया। तीसरी बड़ी कामयाबी थी बचे हुए देवताओं में से एक के लिए पोटेंशियल सीलिंग लोकेशन की खोज। स्लीथरिन शायद जादूगरों के एक ग्रुप का हिस्सा था जो पुरानी कब्रों या रहस्यमयी जादुई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एक साथ आए थे। सील किए गए देवता की जगह उस समय स्नेलन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज के समय में इसे आइसलैंड कहा जाता है। स्लीथरिन ने लिखा है कि उस जादुई मकबरे की जगह जमीन के सबसे दक्षिणी हिस्से में एक बड़े ग्लेशियर के नीचे एक ज्वालामुखी के पास थी। यह मकबरा तब खोजा गया था जब एक जादूगर इस इलाके में एक खास जादुई जानवर की तलाश कर रहा था, लेकिन एक दुश्मन ने उसे घात लगाकर पकड़ लिया और गोलीबारी में कुछ खंडहर दिखाई दिए। फिर जादूगर ने अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद इन नए खंडहरों को खोजने के लिए मदद मांगी। बाद में जब वे मेटल के बने भयानक जादुई जाल से नहीं निकल पाए, तो स्लीथरिन ने उस जगह पर छिपने के लिए वाड़ लगा दिए। निक को ये लोहार देवता हेफेस्ट का काम लग रहा था, क्योंकि निक की समझ से बाकी दोनों सीलबंद देवताओं में से किसी को भी जाल बनाने से कोई मतलब नहीं था, मेटल तो दूर की बात है। आइसलैंड भी इतना अलग थलग था कि निक हेफेस्ट जैसे किसी बेइज्जत इंसान को वहां छिपा हुआ देख सकता था। ये भी मुमकिन था कि वह जगह सीलबंद देवता की जगह न होकर किसी बहुत ताकतवर जादूगर की असली कब्र हो, लेकिन निक को किसी बात ने बताया कि उसे पक्का जानने के लिए उस जगह पर जाना होगा। लगता है मुझे आइसलैंड का ट्रिप प्लान करना चाहिए, उसने आह भरते हुए सोचा। इन सब के अलावा निक ज्यादातर उन अलग अलग थ्योरी और नियमों को समझ रहा था जो स्लीथरिन ने अपनी लाइब्रेरी में जादू के अलग अलग फील्ड के लिए रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें वह जानता था। उनमें से सबसे बड़ी स्लीथरिन की हीलिंग मैजिक पर स्टडी थी, जो कुछ हिस्सों में डार्क होने के बावजूद पूरी थी। वह आदमी पकड़े गए दुश्मनों या उसके सामने आने वाले मुगलों पर अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छा था, और उसके पास इस बात की डिटेल नोट्स थी कि किसने किसके साथ क्या किया और क्यों किया। निक ने इस जानकारी को स्पंज की तरह सोख लिया और उसे भरोसा था कि जब तक वह स्लीथरिन की जानकारी को पूरी तरह से सोख लेगा, तब तक वह कई मेडिविच को शर्मिंदा कर देगा। दिसंबर की शुरुआत तक निक लाइब्रेरी में जितनी तरक्की कर चुका था, उससे लगभग अलग इंसान बन गया था, और ये दिख भी रहा था। वह अपने आसपास के लोगों से ज्यादा बुरा महसूस करता था, जैसे उसने जमाने को आते जाते देखा हो। बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब आप किसी की पूरी जिंदगी पढ़ते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट पर उसके अंदर के विचार भी शामिल हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ हद तक आप पर भी असर डालेगी। स्लीथरिन एक हिसाब किताब वाला और कठोर इंसान था जो इस बात पर पक्का यकीन करता था कि जो हासिल करना है वही सही है, और इसका एक छोटा सा हिस्सा निक की अपनी पर्सनैलिटी में भी था। ये बदलाव उसके दोस्तों को भी पता था, और रॉन ने सबसे पहले उससे इस बारे में पूछा। सब ठीक है निक, तुम आजकल थोड़े अजीब हो गए हो, रेड हेड ने 1 दिसंबर को वर्कशॉप में पूछा। हाँ सब ठीक है, मेरा शेड्यूल मुझे परेशान कर रहा है, मुझे लगता है, निक ने आह भरते हुए कहा। क्या तुम्हारी क्लास हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही नहीं होती? ट्रेसी ने कंफ्यूज होकर पूछा। वह शेड्यूल नहीं, वह जो मैंने अपने लिए तब सेट किया था जब मैं क्लास में नहीं होता या यहाँ प्रोटेक्शन रिंग नहीं बना रहा होता।
निक ने बताया, लगता है तुम्हें अपने शेड्यूल के उस हिस्से से ब्रेक लेने की जरूरत है जिसकी वजह से तुम स्नैप की तरह अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हो। डैफ्ने ने सीरियसली कहा और सबने सिर हिलाया। निक ने बहस नहीं की क्योंकि अगर यह इतना बुरा था तो शायद उसे कुछ समय के लिए स्लीथेरिन की लाइब्रेरी से ब्रेक ले लेना चाहिए। शायद मुझे एक और मैच रखना चाहिए, निक ने सुझाव दिया और सब खुश हो गए। ओह हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कितने लोग हम में से बाकी लोगों से पूछते हैं कि तुम ऐसा दूसरा मैच कब करोगे। ट्रेसी ने शिकायत की, मुझे लगा था कि टीमों ने अब तक एक शेड्यूल कर लिया होगा क्योंकि अगर कोई टूर्नामेंट नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। सब एक साथ चिल्लाए। निक ने सिर हिलाया, नहीं, यह मेरे लिखे नियमों में है, देखो। उसने मिनिस्ट्री की पब्लिश की हुई रूल्स हैंडबुक निकालते हुए कहा। आखिरी पेज पर जाकर निक ने उस नियम की ओर इशारा किया जिसके बारे में वह बात कर रहा था। सभी नॉन टूर्नामेंट मैच पहले से हिस्सा लेने वाली टीमों द्वारा तय किए जाने हैं। मलिन के नाम पर यह आखिरी नियम क्यों है? ट्रेसी ने गुस्से में कहा। निक ने कंधे उचकाए, मैंने ये सोचकर नियम लिखे थे कि वे सब पढ़े जाएंगे, इसलिए यह मेरी गलती नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़े। उसने हंसते हुए कहा। उसके बाद उसके सभी दोस्त इस नियम के बारे में बात फैलाने के लिए चले गए, जिसे पूरे स्कूल में इस समय नजरअंदाज किया गया था। निक को ये थोड़ा मजेदार लगा कि इससे कितना हंगामा हुआ क्योंकि हर कोई जो नया मैच देखने की उम्मीद कर रहा था वह खुद टीमों से इस पर भिड़ गया। टीम के सभी कप्तानों के चेहरे पर जो खट्टापन था उससे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नींबू खा लिया हो। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस नियम पर ध्यान न देने के लिए वे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते थे। तो आखिरकार आने वाले शनिवार के लिए मरमेन और क्रैकन के बीच एक नए मैच की घोषणा की गई। मजेदार बात यह थी कि सिर्फ स्टूडेंट्स और जिन्होंने पूरे नियम नहीं पढ़े थे उन्हें शेड्यूलिंग नियम के बारे में पता नहीं था। बाकी दुनिया जिसने टीमों को ट्रेनिंग देना और निक्स के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके मैदान बनाना शुरू कर दिया था, उन्हें असल में इस नियम के बारे में पता था और वे भविष्य में पहले ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर्नामेंट की पूरी तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को ठीक से नहीं पता था कि यह कब होने वाला है, लेकिन ऐसी अफवाहें थी कि इंटरनेशनल क्विडिच टूर्नामेंट भी इसके साथ होने वाला था। निक हफ्ते भर आराम करता था जब वह अंगूठियां नहीं बना रहा होता था या क्लास में नहीं होता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था और अपनी डेड्रिक रेल बुक में दी गई जानकारी को धीरे धीरे समझता था। हरमाइन उसे इस बारे में परेशान करती रहती थी जब उसे बुक में लिखे मोटे अक्षरों की एक झलक मिलती थी, इस बारे में कि उसे शैतानी अक्षरों में लिखी कोई चीज पढ़ना बंद कर देना चाहिए और ये दिखावा करना बंद कर देना चाहिए कि वह किस बारे में है। ये सबके लिए मजेदार था कि इस टॉपिक पर उसके दोनों पक्ष इतने जोरदार तरीके से कैसे टकरा रहे थे क्योंकि वह चाहती थी कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही उसके अंदर का ज्ञान का शिकारी जानना चाहता था कि उसमें क्या जानकारी है। जाहिर है निक ने उसे नहीं बताया कि किताब किस बारे में है क्योंकि एक तो यह उसके समझ से बाहर था और उसके लिए इसे समझना भी मुमकिन नहीं था। दूसरा, वह भविष्य के लिए अपने इक्का दुक्का फायदे के तौर पर खुद को उस दायरे से बांधकर लगभग अमर होने की भावना का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। आखिर उसे शक था कि कोई भी, यहाँ तक कि ज़्यूस भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि जिसे उन्होंने मारा है वह अचानक कहीं से अचानक हमला करके आ जाएगा। हेडिस के उलट, ज़्यूस का आत्माओं से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए अगर वह निक का शरीर खत्म कर देता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन आत्मा सुरक्षित निकल जाती। निक ने अपने दोस्तों को अमरता या कम से कम उम्र न होने देने की कोशिश करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने सोचा कि ज़्यूस से इस तरह की चीज निपटने के बाद ही उसे इंतजार करना चाहिए। एक अच्छी खबर यह थी कि कुछ दिनों में तूफान आने वाला था और निक एनिमैक्स बनने के लिए आगे बढ़ने को तैयार था। निक को भरोसा था कि अपनी तैयारियों की वजह से वह बिना किसी परेशानी के ये रिचुअल पूरा कर लेगा। फिर भी वह उस दिन अपनी सबसे अच्छी हालत में रहना चाहता था जिस दिन वह ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेगा और इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे किसी भी तरह से थकान हो। उसने बस अगले 3 दिन अपने दोस्तों के साथ बिताए और उनके होमवर्क और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, रॉन कोर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि ये देख सके कि क्या वह ओलिवेंडर द्वारा लिस्ट किए गए कोर के अलावा कोई और सुप्रीम कोर ढूंढ सकता है। निक को शक था कि इससे कुछ पता चलेगा क्योंकि ओलिवेंडर ने पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ट्रेसी मेटल वर्क की बेसिक बातें पूरी तरह सीखने पर फोकस कर रही थी, जबकि डैफ्ने और हरमियोन बिना किसी मदद के रूनिक लाइन बनाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रही थी। निक को कुछ बार उनकी कुछ भयानक गलतियों को बताना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर यह काफी अच्छा काम था। हैरी और लूना इसके बजाय अपने कॉम्बैट स्टाइल को पर्सनलाइज करने पर फोकस कर रहे थे।
ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आमतौर पर सिखाए जाने वाले मैजिकल कॉम्बैट के तरीके का इस्तेमाल करने से कोई बहुत आगे जा सकता था, लेकिन ये सच था कि डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड जैसे असली पावर हाउस फाइटर्स के अपने स्टाइल थे। इसका कारण ये था कि लोग एक दूसरे से अलग थे और इसलिए अगर यह छोटा भी हो तो इस्तेमाल किया गया स्टाइल इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से बदल जाना चाहिए था। हैरी के लिए यह फोकस्ड अटैक लेकिन ढीली छड़ी की हरकत के रूप में दिखा। लूना के लिए यह एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड अफरा तफरी थी जिसमें छड़ी की हरकतों और बॉडी पोजीशन का बहुत बड़ा मिक्स था। दोनों में से लूना का डेवलप हो रहा स्टाइल सबसे मुश्किल था। ये कुछ समुद्र की लहरों या हवा की हरकत से लड़ने जैसा था। हाँ, आप इसे बदल सकते थे लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये दोनों चीजें बदलती रहती थीं और जो भी उनके सामने आता था उसके हिसाब से खुद को ढाल लेती थी। ये सच में काफी शानदार था, क्योंकि लूना हैरी के लगभग बराबर होने से 10 में से 6 बार उसे दबा देती थी और यह संख्या बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वह अपने स्टाइल को और बेहतर बना रही थी। जल्द ही वह दिन आ ही गया और जैसा वादा किया गया था, तूफान से आसमान में बिजली चमकी। निक ने वह दवा निकाली जो अजीब तरह से बैंगनी रंग की हो गई थी और उसमें मौजूद गंदी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उसे पी गया। तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसके पेट से तेज गर्मी उठ रही है और पूरे शरीर में फैल गई है, जैसे उसकी नसों में दौड़ रही हो। बादम निक के शरीर से दिल की धड़कन की आवाज आए और जबकि ज्यादातर लोग मान रहे थे कि यह उसके दिल से आ रही है, उसे पक्का पता था कि ऐसा नहीं है। नहीं, आवाज उसके जादुई दिल से आए और फिर एक बार BADUM BADUM बादम जैसी आवाजें आती गईं, जैसे जैसे गर्मी उसके पूरे शरीर में फैलती गई, आवाज बार बार आने लगी, जब तक कि यह उतनी ही गूंजने लगी जितनी बार यह आती थी। जब गर्मी पूरी तरह से निक के शरीर में फैल गई तो असली बदलाव होने लगे। वो जानी पहचानी चीजें जो उसने रस्म में शामिल की थी, दर्द के साथ उसके शरीर और आत्मा पर हावी हो गईं। उसकी स्किन मोटी हो गई और उसके पूरे शरीर के बारीक बाल पंखों में बदल गए। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं और उसकी बाहें लंबी हो गईं, जबकि पूरे शरीर में हड्डियां हल्की लेकिन मजबूत हो गईं। उसके दांत उसके जबड़ों के साथ बाहर की ओर बढ़े और फिर आपस में मिलकर एक तेज चोंच बन गए। निक के पैर सख्त हो गए और उसके बड़े पैर का अंगूठा और छोटी उंगलियां उनके बगल वाले पैरों के साथ जुड़ गईं, जबकि बीच वाला पैर का अंगूठा चौड़ा और लंबा हो गया। आखिरी बड़ा बदलाव यह था कि निक का पूरा शरीर साइज में फूलने लगा और शरीर का आकार भी नए रूप में बदल गया। इस बदलाव में लगभग पूरा 1 घंटा लगा और जब यह आखिरकार खत्म हुआ तो कमरे में सिल्वर ग्रे और गोल्डन पंखों वाला एक 7 फुट लंबा पक्षी खड़ा था, जिसके काले पैटर्न थे और 2 जोड़ी पंख और लंबी पूंछ के पंख थे। तज़ीर, पक्षी चिल्लाया और बाहर चल रहा तूफान कुछ देर के लिए ऐसे जम गया जैसे उसे कोई आदेश मिला हो। वर्कशॉप में डस्क भी चिल्लाया, जबकि डंबलडोर के ऑफिस में फॉक्स ने भी ऐसा ही किया। तो वह सफल हो गया। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि उसने कौन सा रूप लिया, बूढ़े जादूगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इस बीच निक ने अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पर खुशी से चिल्लाने के बाद खुद को शांत किया। यह अजीब है कि यह कितना नेचुरल लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे हमेशा से पता है कि पंजों से कैसे चलना है और 4 पंखों से कैसे उड़ना है। निक ने सोचा जब उसने अपने नए रूप की हरकतों को महसूस किया। चलो इसे आजमाते हैं, ये देखने के लिए कि नाज़गुल को ये कहाँ से मिला, मेरी थ्योरी सही है या नहीं। उसने सोचा। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक तेज चमक हुई और वह चला गया। लगभग उसी समय ब्लिट्ज़बॉल फील्ड रिंग पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक और तेज चमक हुई जब वह वहां प्रकट हुआ। वाह, ये तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, निक ने सोचा जब उसके दिमाग ने माहौल में हुए पूरे बदलाव को महसूस किया। आसमान से गिरती बर्फ उसके पंखों के संपर्क में आते ही पिघल गई, क्योंकि उसका शरीर अपने आप बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ रहा था। निक ने ये देखा, लेकिन सोचा कि अगर वह वही है जो वह सोच रहा था तो ये बात समझ में आती है। तो मैं सही था और नाज़गुल को मेरे अंदर के आसमानी पक्षी वाले हिस्से से एलिमेंटल टेलीपोर्टेशन मिला था, उसने सोचा। फिर मन ही मन मुस्कुराया जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए और उन्हें जोर से फड़फड़ाया। फूश, हवा का एक तेज झोंका आया जिसने गिरती बर्फ को इस मूवमेंट की ताकत से दूर धकेल दिया। निक ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में छलांग लगाए और बिना किसी बाहरी मदद के उड़ने में खुश था। सच में इसे बताना मुश्किल था, क्योंकि ऐसा लगा जैसे उस पर से कोई वजन उतर गया हो और उसे अचानक इतना हल्का महसूस हुआ कि वह ऊपर बादलों को छू रहा था। TZZEERR, वह चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा।
उसे हैरानी हुई कि जैसे ही उसने अपनी स्पीड लिमिट तक बढ़ाए, उसके शरीर से आग और बिजली निकलने लगी। इससे पहले कि उसे कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ और उसने आसपास का माहौल धुंधला होते देखा। क्या मैंने अभी साउंड बैरियर तोड़ा? उसने हैरानी से सोचा, क्योंकि इतनी स्पीड पकड़ने के बावजूद उसे हवा से कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही थी। वह अभी भी आसपास का नजारा देख सकता था, लेकिन वह एक पल से ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाया, इससे पहले कि वह उसके पीछे हो जाती। मुझे स्कूल से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी भी नॉर्मल होना है, उसने सोचा, जब वह अपने दूसरे पंखों की वजह से तेजी से और अजीब तरह से तेजी से मुड़ा। तूफान की वजह से महल के बाहर काफी अंधेरा था, इसलिए जब निक महल के पास वापस आया तो उसने बहुत ध्यान खींचा। आखिरकार खिड़कियों के बाहर तेजी से उड़ते हुए एक चमकदार रोशनी वाले बड़े पक्षी को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल होता। निक धीमा हो गया, जिससे उसे ढकने वाली आग और बिजली भी उसके शरीर के अंदर चली गई, क्योंकि उसने देखा कि डंबलडोर उसे एस्ट्रोनॉमी टावर से देख रहे हैं। टावर पर खाली जगह पर आराम से उतरते हुए निक ने हेडमास्टर को गर्व से देखा। मैं मानता हूं कि यह सच में एक अनोखा रूप है जो तुम पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखना कि जादूगरों को बेहतर मानने का एक कारण है, डंबलडोर ने सख्ती से कहा। निक का शरीर लहराया और वह अपनी नॉर्मल हालत में लौट आया। बस थोड़ा सा फर्क था कि उसके नाखून सख्त और गहरे रंग के थे। मूड खराब करने का तरीका, और यहाँ मैं मजे कर रहा था, निक ने शिकायत की। फिर वे हंसे। बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ मेरा इंतजार करना है? फिर उसने कंफ्यूज होकर पूछा। फॉक्स तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाने में काफी जोरदार था, जिससे मुझे वह सब पता चल गया जो मुझे जानना था, डंबलडोर ने ईमानदारी से कहा। स्पीशीज रेजोनेंस है ना, निफ्टी, निक ने थोड़ी हैरानी से कहा, लेकिन सोचने के बाद बात समझ में आई। अमर पक्षी सभी बहुत आजाद थे, इसलिए यह बात समझ में आती है कि वे अपनी जाति के दूसरे सदस्यों के पास होने का एहसास कर सकते थे। नहीं तो फीनिक्स रेगुलर तौर पर दुनिया भर में घूमते रहते हैं, इसलिए शायद उनके बीच लड़ाई की बहुत सारी घटनाएं होती। तो क्या ये वह हिस्सा है जहां मैं तुम्हें बदला हुआ रिचुअल देता हूं ताकि तुम फीनिक्स बन सको या नहीं? निक ने लापरवाही से पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं? डंबलडोर ने दिलचस्पी से पूछा। प्लीज ऐसा मत करो कि अपने पेट्रोनस का रूप न ले पाना ही एकमात्र कारण नहीं था कि तुम ट्रांसफिग्रेशन के मास्टर होने के नाते खुद रिचुअल में शामिल नहीं हुए हो, निक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। डंबलडोर हंसे। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जो किसी और की मेहनत की कमाई ले ले, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ओह, मेरा यकीन करो, मुझे पता है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम ज्ञान के बदले कोई ऑफर दो, निक ने लापरवाही से कहा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे काफी अच्छी तरह समझते हो, फिर भी मुझे तुम्हें पूरी तरह समझना मुश्किल लगता है। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे इतने टैलेंट और पावर के बावजूद जिस तरह से तुम काम करते हो, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम घमंडी हो, ये सच है, लेकिन तुम जैसे हो सकते थे, उसकी तुलना में ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, डंबलडोर ने साफ साफ कहा। निक इस बात से हैरान रह गया क्योंकि डंबलडोर भी ज्यादातर समय गोलमोल बात करना पसंद करता है। फिर भी निक इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह बूढ़ा बकरा सही था। हालांकि वह काफी घमंडी था, लेकिन अपनी अनोखी हालत को देखते हुए वह और भी बुरा हो सकता था। जो भी हो, मुझे लगता है कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं। रिचुअल, निक ने याद दिलाया और डंबलडोर मुस्कुराया। आपको मुझे माफ करना होगा, मैं बातचीत के दौरान अपने ख्यालों में खो जाता हूँ। हाँ, मैं आपका रिचुअल इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि इसे पब्लिक न किया जाए, उसने शांति से कहा। निक ने मजाक उड़ाया। मैं अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं बता सकता, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बताऊंगा और लोगों को शक क्यों होगा? यह नहीं कह रहा कि तुम काबिल नहीं हो या कुछ और, लेकिन तुमने बहुत समय से मैजिक में कोई पब्लिकली जानी पहचानी तरक्की नहीं की है, और फिर भी तुमने अचानक एनिमैग्स रिचुअल से एक जादुई जीव बनना सीख लिया। बहुत शक करने वाली बात है, निक ने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है तुम सही हो, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा जब तुमने मेरे पास्ट का इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाया हो, डंबलडोर ने हंसते हुए कहा। निक ने इस पर मुंह बनाया। अब लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन सच कहूं तो तुमने पहले ही वह लाइन पार कर ली थी, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है कि मैंने किया था, लेकिन जैसा कि मुगल लोग कहते हैं, अब बहुत हो गया, हमें एक ट्रेड करना है, डंबलडोर ने बात करते हुए एक बात को गलत तरीके से कहा। ये एक बात को घुमा फिराकर कहना है, और हाँ, हमें शायद इसे खत्म कर देना चाहिए।
अगले साल टूर्नामेंट के लिए उम्र की लिमिट हटा दो और मैं इसे बराबर कर दूंगा। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा लगा कि डंबलडोर चौंक गई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निक को ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट के बारे में भी पता होगा, उसके एक नियम के बारे में तो बिल्कुल नहीं। मजे की बात यह है कि सिर्फ इसी वजह से तुम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे क्योंकि हिस्सा लेने वाले बाकी दो स्कूलों ने जोर दिया है कि तुम्हें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डंबलडोर ने ईमानदारी से कहा। इस बार निक्स की बारी थी कि वह हैरान रह जाए क्योंकि उसे ऐसी किसी चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या उन्होंने बताया है कि वे मुझे हिस्सा क्यों नहीं लेने देना चाहते? उसने हैरानी से पूछा। मेरा मानना है कि जो आम सहमति बनी थी वह दूसरे हिस्सा लेने वालों के लिए सही थी, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर तुम हिस्सा लोगे तो जीत पाओगे। डंबलडोर ने ईमानदारी से कहा। खैर, जैसा कि होना ही था, मैं इसी वजह से पर्सनली हिस्सा लेने का प्लान नहीं बना रहा था। आखिर मुझे बुलिंग पसंद नहीं है। नहीं, असल में मैं तो चाहता था कि हैरी हिस्सा ले, निक ने शांति से समझाया। डंबलडोर कंफ्यूज्ड दिखे। हालांकि वह ड्यूलिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतने मुश्किल काम के लिए तैयार है। बूढ़े बकरे ने सीरियसली कहा। क्या तुम जानते हो कि हैरी को अभी उसकी मैजिकल काबिलियत के मामले में सबसे ज्यादा क्या रोक रहा है? निक ने पूछा और डंबलडोर ने अपना सिर हिलाया। यह अनुभव और कल्पना है। एक जादूगर के तौर पर हैरी का सफर पहले साल के बाद काफी आसान रहा है और इस वजह से उसके पास वह अनुभव और क्रिएटिविटी नहीं है जो इस समय उसकी काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी। वह ज्यादातर दूसरे थर्ड ईयर स्टूडेंट से आगे है, लेकिन अगर उसे सच में चैलेंज दिए जाते तो वह कहीं नहीं पहुंचता। निक ने ईमानदारी से कहा। ये सच भी था क्योंकि कैनन टाइमलाइन में इस समय तक हैरी पहले से ही पेट्रोनस चार्म सीख रहा था और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा माना दिखा रहा था। अब हैरी जो जानता था उसमें ज्यादा माहिर था, लेकिन उसमें वो एज नहीं थी जो कैनन टाइमलाइन में थी। ये सुनकर डंबलडोर सोचने लगा और समझ गया कि निक ऐसा क्यों सोचेगा। झगड़े से जादूगर मजबूत बनते हैं जबकि शांति से जादूगर कमजोर बनते हैं जो कभी न खत्म होने वाले साइकिल में झगड़े लाते हैं। जरूरी बात यह थी कि आगे बढ़ने के लिए काफी झगड़े हों, लेकिन इतने नहीं कि मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम्हें उम्मीद है कि टूर्नामेंट हैरी को और आगे बढ़ने में मदद करेगा? एक तारीफ का आइडिया है, लेकिन इस मामले में हैरी की अपनी इच्छाओं का क्या? शायद वह शुरू में टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहेगा, फिर क्या होगा? डंबलडोर ने पूछा और निक हंस पड़ा। तो यह उस पर होगा। मैं बस उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देना चाहता हूं। वह इसे लेता है या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर है। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं समझ गया, तो मैं ये देखूंगा कि उम्र की जरूरत उसी हिसाब से कम कर दी जाए। उसके बाद यह हैरी पर होगा कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा ले या नहीं। डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। निक ने आराम से एक पार्चमेंट निकाला और उसे दे दिया। बस तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें ये रस्म देने का प्लान बनाया था, चाहे मुझे इससे कुछ भी मिले, क्योंकि यह भविष्य में मेरे काम आएगी। निक ने टावर से कूदने और अपने एनिमेक्स रूप में वापस आने से पहले कहा। एक बात ऐसी थी जिसके बारे में डंबलडोर भी सोचना भूल गए होंगे। अगर वह फीनिक्स एनिमेक्स बनने में कामयाब हो जाते, उन्हें जादू का कुछ हद तक फायदा उठाने और आम फीनिक्स की तरह निर्वाण पाने का मौका मिल सकता है, जिससे उनकी ताकत बिल्कुल भी कम हुए बिना वह अपने प्राइम पर वापस आ जाएंगे। हालांकि निक जानते थे कि उनके पास यह ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनका वजूद उनके दायरे से जुड़ा होगा, इसलिए उन्हें शुरू से फिर से बनाया जाएगा, जबकि डंबलडोर को फिर से जवानी के दौर से गुजरना होगा। जब से वह जीव अपनी जेल से भागा था, तब से वह समुद्र में धीरे धीरे घूम रहा था और उसमें रहने वाले जादुई जानवरों का शिकार कर रहा था। सारा जादू ही उसका खाना था और कुछ भी अलग नहीं था, इसलिए जब उसे शिकार मिलना बंद हो गया, तभी उसकी भूख उसे ब्रिटिश आइल्स के उत्तर पूर्वी किनारे तक ले आई। वहां जेल से निकलने के बाद उसे अपना पहला जादूगर मिला जिसे उसने मजे से खाया। हालांकि ये कई जादूगरों में से सिर्फ पहला था जिसे जल्द ही मिनिस्ट्री और आगे चलकर डंबलडोर ने खोज लिया, लेकिन उसे रोकना नामुमकिन साबित हुआ क्योंकि जिन ट्रांसफिग्रेशन ने उस जमीन को नया आकार दिया था जिस पर वह खड़ा था, उनका जादू भी खत्म हो गया और वे अपनी असली हालत में लौट आए। निक को इस बारे में तब पता चला जब उसे और हॉगवर्ट्स के ताकतवर स्टाफ को डंबलडोर के ऑफिस में बुलाया गया, जब वह आदमी अपने ज्यादातर मैना की कीमत पर उस जीव को उत्तरी आर्कटिक सर्कल में भेजने में कामयाब हो गया था। ये जीव वैसा ही है जैसा हमें डर था और जादू से काबू में नहीं आ सकता। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं इसे मुश्किल से ही आर्कटिक ग्लेशियर में भगा पाया, लेकिन ये पहले ही वापस आ रहा है। इस बार लगता है कि मन में कोई नाराजगी है।
बूढ़े आदमी ने थके हुए चेहरे के साथ कहा, इस मामले में मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं क्योंकि बिना कोई बड़ा हंगामा किए मेरे पास इस चीज को संभालने का कोई तरीका नहीं है। थ्योरी के हिसाब से उस जीव को फंसाने के लिए मगर साइंस का इस्तेमाल करना मुमकिन होगा, लेकिन उनमें ऐसा करने का लेवल नहीं है। निक ने बेबसी से कहा, तो फिर तुम्हें मगल हथियार क्यों चाहिए था? डंबलडोर ने कंफ्यूज होकर पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी ये किसी नॉन मैजिकल हमले को रोकता है तो इसका मैजिक खत्म हो जाता है, इसलिए अगर इस पर काफी मैजिक लगे तो इसे भूखा मरने पर मजबूर किया जा सकता है। निक ने ईमानदारी से कहा, क्या इससे मगल हथियार इस्तेमाल करने वाला गंभीर खतरे में नहीं पड़ जाएगा क्योंकि वह जीव हताश हो जाएगा? स्नैप ने भारी गुस्से से पूछा। बदकिस्मती से मैं यही फंस गया हूं क्योंकि खतरे को खत्म करने के लिए मुझे जीव को फंसाने का कोई तरीका चाहिए होगा, और जैसा कि डंबलडोर कहेंगे कि जादुई तरीके से यह मुमकिन नहीं है। मगर तरीकों का इस्तेमाल भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे वह चीज मुश्किल से ही धीमी होगी। निक ने समझाया और सबने गुस्से से देखा। एल्बस, तुमने कहा था कि तुम उसे आर्कटिक में भगाने में कामयाब रहे, लेकिन अगर वह जादू खा जाता है तो तुमने ये कैसे किया? मैकगोनागल ने साफ साफ एक आइडिया लेकर पूछा। इस जीव की एक मैक्सिमम रेंज है जिसके अंदर वह जादू खा सकता है। मैंने इसका इस्तेमाल स्पेस के एक खास एरिया को आर्कटिक में भेजने के लिए किया, जिसमें जीव की लोकेशन भी शामिल थी, बिना उसके एरिया में सीधे जादू का इस्तेमाल किए। रुको, तुमने कहा था कि इसकी एक रेंज है। निक ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, ये सही है, तुमने क्या पता लगाया है? डंबलडोर ने उम्मीद से पूछा। मैं किसी जीव के होने के एरिया को मिटा भी सकता हूं और नहीं भी, अगर मैं उस जीव को लूपिंग स्पेस वाले एरिया में फंसा सकूं जिससे वह मर जाए, लेकिन ये जुआ है, बहुत बड़ा। अगर आप इसे जादू कहना चाहें तो ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, इसलिए अगर जादू का जरा सा भी कण अंगूठी को छू ले तो वह फंस सकता है और जिसने भी उसे पकड़ा होगा उसे 20 फीट के होने के साथ ले जा सकता है। निक ने सीरियसली कहा, जबकि कमरे में सब डरे हुए लग रहे थे। आप ऐसी चीज क्यों बनाएंगे? फ्लिटविक ने उस डर को पार करने के बाद कंफ्यूजन में पूछा जो एक होने को मिटाने वाली चीज है। यह एक ऐसी नाकामी थी जो मैंने स्कूल के पहले साल में की थी, जिसे दोबारा बनाने का मेरा कभी मन नहीं हुआ। आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरे पास जो जादू का तरीका इस्तेमाल होता है उसकी थ्योरी की कुछ लिमिट थी, लेकिन वह सिर्फ थ्योरी थी, इसलिए मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके सच और झूठ में फर्क कर सकता था। वह बस बुरी तरह खत्म हुआ। निक ने ईमानदारी से समझाया, अगर हो सके तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि हम ऐसे खतरनाक काम करने से बचें। हालांकि एक लूपिंग स्पेस का आइडिया उस जीव को तब तक काबू में रखने के लिए काम कर सकता है जब तक हम उसे सुरक्षित रूप से खत्म नहीं कर देते। मैं ऐसी चीज बनाने में अपने पुराने दोस्त निको से मदद लूंगा। डंबलडोर ने गंभीरता से कहा, मुझे ये भी पसंद है कि मुझे मिटाया न जाए, इसलिए मेरी तरफ से कोई बहस नहीं है। हालांकि मेरे पास टमेटल का एक बड़ा स्टॉक है जो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकता है। निक ने कहा, क्योंकि अगर इसका मतलब ये था कि घिनौने कामों का अंत होगा तो वह इस काम के लिए दिल खोलकर दान करने के लिए तैयार था। ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेटल से काम बहुत आसान हो जाएगा। डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तय होने के बाद मेरे पास आप सभी के लिए एक तोहफा है क्योंकि मैं इस साल क्रिसमस पर आमतौर पर तोहफे देने में हिस्सा नहीं लूंगा। निक ने कहा और हर एक में एक छोटा पत्थर वाली कई छोटी शीशियां निकाली। अगला, ये पत्थर मुश्किल से एक कंकड़ जितने बड़े थे, लेकिन एक डरावनी हल्की रोशनी से चमकते हुए लग रहे थे। ये छोटे पत्थर एक खास तारे से ली गई जमा हुई जादुई एनर्जी है जो रात में आसमान से चमकता है। लेकिन वे क्या कर सकते हैं? ये सच में दिलचस्प बात है क्योंकि इनमें से हर चीज का इस्तेमाल जादू के एक टुकड़े के असर को हमेशा के लिए बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, चाहे वह पोशन हो, स्पेल हो, एचेंटमेंट हो या अल्केमी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि पत्थर एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाता है और पत्थर लेना इतना मुश्किल है कि आप यकीन नहीं करेंगे। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह किसी ऐसे तारे से है जो हर रात चमकता है तो ये कितना मुश्किल हो सकता है? ल्यूपिन ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो जैसा कि आम जानकारी है, दुनिया अपनी एक्सिस पर घूमती है और सूरज की चारों ओर घूमती है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो तारे पृथ्वी के इस ऑर्बिट में अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और कुछ तो साल के कुछ खास समय में ही हल्की चमकते हैं। ये पत्थर ऐसे ही एक तारे से आते हैं और इसलिए इन्हें पाना बहुत मुश्किल है। जाहिर है यह मेरा पूरा स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कीमती है। निक ने ईमानदारी से समझाया। निक खुशकिस्मत था कि उसे ये तारा तब मिला जब वह ट्वाइलाइट मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह तारा हर साल सिर्फ एक हफ्ते के लिए आसमान में दिखाई देता था। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, धन्यवाद। डंबलडोर ने हैरानी से अपने पत्थर को देखते हुए कहा। बाकी प्रोफेसरों ने भी इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद दिया, जो हर किसी के लिए सिंपल और एक जैसा होने के साथ साथ एक तरह से पर्सनलाइज्ड भी था। निक के हिसाब से लाइट मटेरियल अपने आप में यूनिक था क्योंकि उसमें खुद कोई मैजिक नहीं था और न ही उसका कोई पसंदीदा रूप था, लेकिन वह किसी भी मैजिक को बहुत ज्यादा पावर दे सकता था। निक खुद इसे अपने दायरे में इस्तेमाल करने के लिए ललचाया था, लेकिन उसे मुश्किल से पता चला कि दायरे के नेचर की वजह से इसका बहुत कम असर होगा। पहली बार बनने के बाद से इतनी ग्रोथ के बाद यह एक सिंपल एचेंटमेंट नहीं रहा था और अब एक तरह की पॉकेट रियलिटी या प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस था। इसके अलावा निक को अपने किसी भी रेगुलर काम में यह मटेरियल काम का नहीं लगा। जहां तक उसकी बात थी, पौराणिक ग्रेड से नीचे कुछ भी नहीं था और उसके पास इस समय कोई और नहीं था। उसकी छड़ी भी अपने आप में जादुई नहीं थी, बल्कि उसके जादू का एक फोकस थी जो एक तरह से उसके अपने जादू का इस्तेमाल करके काम करती थी। इतनी भी नहीं कि कोई फर्क पड़े, लेकिन बात पक्की थी। शायद मुझे एक नई पौराणिक अंगूठी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन क्या? निक ने ऑफिस से निकलते हुए बिना सोचे समझे सोचा। उस घिनौने जीव को फिर से समुद्र पार करना था, इसलिए उनके पास तैयारी के लिए थोड़ा और समय था, इसलिए निक को इसकी टेंशन नहीं थी। और अगर पूरी स्पेस लूपिंग चीज काम कर गई, तो अगर उसे काफी समय दिया जाए, तो एबोमिनेशन को उनकी मदद के बिना भी भूख से मर जाना चाहिए। भले ही यह इतना अच्छा काम न करे, निक के पास अभी भी इससे छुटकारा पाने के ऑप्शन थे, अगर वह सावधानी न बरते। जिसका उसने जिक्र किया था, वह उनमें से एक था, लेकिन वह हमेशा एबोमिनेशन में इतना मैजिक भर सकता था कि वह एक बड़े धमाके में फट जाए, जिससे शायद मुगलों के बीच इंटरनेशनल दिक्कतें पैदा हो जाएं। ये तो उन असर को भी कम कर देता है जो एक एरिया में इतने ज्यादा मैजिक के इस्तेमाल से उस पर पड़ेंगे। निक को भी उस सवाल का जवाब नहीं पता था, क्योंकि ऐसा कुछ होने का कोई रिकॉर्डेड मामला नहीं था जिसके बारे में उसे पता हो। फिर भी जब वह वर्कशॉप में वापस आया तो निक ने एक पुरानी चीज बनाने के बारे में सोचते हुए मेडिटेशन किया। मुझे हैरानी है कि क्या ये काम करेगा भी, उसने सोचा, क्योंकि उसे एक आइडिया आया था। खड़े होकर उसने मित्रिल का एक पिन लिया और फनेस चालू कर दिया और उसके गर्म होने का इंतजार किया। फिर आग को परगेटरी फ्लेम पर बदलकर मित्रिल को उसमें डाल दिया। जब पिन पिघलकर एक अजीब सफेद गड्ढा बन गया, तो निक ने उसे एक चौड़े चपटे सांचे में डाल दिया ताकि वह उसे ठंडा करके मेटल की पतली शीट बना सके। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, सेलिब्रिम्बोर ने चिंता से पूछा। निक ने सिर हिलाया। अगर यह काम करता है तो यह मुझे एक और कमाल का हथियार दे सकता है, निक ने ईमानदारी से कहा। अगर यह काम करता है तो तुम इसके बजाय सिर्फ सबसे बुरी तरह की क्रूर चीज बना सकते हो, सेलिब्रिम्बोर ने गंभीरता से चेतावनी दी। यह एक जुआ है, लेकिन अगर यह जैसा सोचा था वैसा काम करता है तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अजीब आइडिया था जो निक को अचानक से आया था, लेकिन जैसा कि उसने कहा कि अगर वह सफल हो जाता तो यह उसके लिए बहुत मददगार होता। आइडिया सच में बहुत आसान था, एक जादुई चीज जिसमें किसी जिंदा शरीर से आत्मा निकालने की काबिलियत हो और वह उन्हें अपने क्रिएशन के लिए कच्चे माल या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। सेलिब्रिम्बोर भी सही था कि अगर यह सही तरीके से नहीं निकला तो ये सच में एक बहुत ही खतरनाक टूल होगा। ये वैसी सिचुएशन नहीं थी जैसे नाज़गुल गलती से बना था और इसलिए अपनी ओरिजिनल काबिलियत के बावजूद ये न्यूट्रल नेचर का था। नहीं, निक जानबूझकर ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था जो सचमुच आत्माओं को फाड़ सके और फिर उसे अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल करने दे, जो असल में मतलबी था और इस तरह अंधेरे की ओर झुका हुआ था। लेकिन अगर यह बुरी तरह हुआ तो जो चीज बनेगी उसमें आत्माओं की कभी न खत्म होने वाली भूख होगी और यह एक बहुत बड़ा खतरा होगा जिसे खत्म करना होगा। ये पक्का एक रिस्क था, लेकिन निक को उम्मीद थी कि यह काम कर जाएगा। एक बार जब मेटल शीट सख्त हो गई तो निक ने हर एक टुकड़े को बनाने के लिए उसे नापने और मार्क करने का काम शुरू कर दिया। हर उंगली के लिए 3 टुकड़े और अंगूठे के लिए 2, उंगलियों के जोड़ों के लिए एक बड़ा टुकड़ा और हथेली के पिछले हिस्से के लिए एक और। एक बार जब उन्हें नाप लिया गया तो निक ने टुकड़ों को काटने का काम शुरू किया, जिसमें उसने सावधानी से काटने वाला जादू लगाया, जिससे टुकड़ों पर थोड़ा ज्यादा हिस्सा रह गया, लेकिन वह इसे बाद में हमेशा हटा सकता था, लेकिन वह नहीं जोड़ सकता था। टुकड़ों को फिर से गर्म करने के लिए भट्टी में डालते हुए निक ने उनके नरम होने का इंतजार किया, फिर उन्हें हटाया और सावधानी से अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके टुकड़ों को अपने हाथ के चारों ओर फिट करने के लिए आकार दिया। अपने हाथ के बदले हुए मेटल वर्जन का इस्तेमाल किया।
जब टुकड़े मोटे तौर पर फिट हो गए तो उसने फालतू मेटल को फाइल करना और नुकीले किनारों को घिसना शुरू कर दिया। ये काम पूरा होने के बाद उसने इसे फिर से गर्म करने के लिए फनेस में डाल दिया, फिर कुछ जगहों पर छेद किए ताकि वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ सके। रिवेट के लिए उसने फालतू मेटल को फिर से पिघलाया और पतले पिन बनाए, जिन्हें उसने एक सिरे पर चपटा किया और फिर अपने हथौड़े से दूसरे सिरे को चपटा किया जब वह पहले किए गए छेदों से निकल चुका था। इसका एक्सेप्शन था पाम पीस के नीचे दोनों तरफ किए गए 2 छेद, जिन्हें उसने ड्रैगन की खाल के ग्लव में रिवेट करके आइटम का आकार पूरा किया, एक गॉन्टलेट। अब रिस्की हिस्सा, निक ने सोचा और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनल करना शुरू कर दिया। उसने आत्माओं के बारे में सब कुछ इस्तेमाल किया और साथ ही नाज़गुल की इसे बनाने की काबिलियत के बारे में अपनी समझ के साथ साथ एल्विश शब्दों फी, स्पिरिट माँ, पर ग्रास्प, वन व टेकन, यूहत यूज और कार्मिक क्रिएशन का इस्तेमाल करके आइटम को सख्त एक्सप्रेशन के साथ एन्चेंट किया। फाइनल रिजल्ट उसकी उम्मीद से बेहतर था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। गॉन्टलेट, उन्मोमा बैककोट पर अंडरवर्ल्ड की पकड़, ग्रेट, पौराणिक क्षमताएं, ऑटोसाइजिंग, आत्मा लूट, आत्मा ठोसकरण, आत्मा हेरफेर, ईथरियल, बाउंड निक विकास। पौराणिक क्षमता, सच्चा स्व ये जिससे जुड़ा है उसे आत्मा के असली रूप की सहज समझ देता है। विवरण, एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट जो जादू और क्रिएशन में आत्माओं के इस्तेमाल की अनुमति देता है। सिस्टम अप्रेजल, एक कॉम्प्लेक्स आर्टिफैक्ट जिसमें आत्मा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की ताकत है और जो एक जाने माने रिंग स्मिथ की बनाई कहानी में अपना नाम दर्ज कराएगा। हे भगवान, निक ने हैरान होकर कहा जब उसने अपनी बनाई चीज का सिस्टम अप्रेजल पढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आइडिया उसके सोचे हुए तरीके से अलग तरीके से किया गया हो। ऐसा नहीं है कि वह शिकायत कर रहा था, यह निश्चित रूप से उससे ज्यादा काम का था जैसा उसने सोचा था, क्योंकि आत्मा का असली आकार जानने से निक को न केवल उनका सही इस्तेमाल पता चला बल्कि उनके बारे में उसकी समझ भी गहरी हुई। उसे सोचना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह तुरंत समझ नहीं पा रहा था और बदलाव की असली वजह जानने के लिए उसे कुछ पल चाहिए थे। निक को पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बिना रोक टोक के आत्माओं के बारे में अपनी जानकारी जोड़ दी थी, जिसमें डेड्रिक बुक से सीखी बातें भी शामिल थीं। डेड्रा पुनर्जन्म का रूप थे और इसलिए उसके पास जो थोड़ी सी जानकारी थी वह भी आत्माओं के बारे में उसकी ज्यादा आम जानकारी के मुकाबले इस विषय की असली समझ के बहुत करीब थी। ओह, मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, निक ने बड़ी मुस्कान के साथ सोचा जब वह अपनी निहाई पर रखे भूतिया दस्ताने को देख रहा था। निक ने वर्कशॉप से निकलने से पहले अपने दायरे में ये चुनौती रखी ताकि टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर चूहों और भरिंगों जैसे कुछ छोटे जीवों को ढूंढ सके। जाहिर है वह ऐसी कोई चीज खुले में लेकर नहीं घूमने वाला था, क्योंकि सच में हर कोई उसे देख पाएगा और उत्सुक हो जाएगा। प्रोफेसरों को पक्का पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये समझने के लिए बस थोड़ी सी लॉजिक की जरूरत थी कि वह आत्माओं से जुड़ा कुछ कर रहा था जो पढ़ाई के लिए लगभग एक टैबू सब्जेक्ट था। ये तब तक गैर कानूनी नहीं था जब तक कोई इंसानी एक्सपेरिमेंट से बचता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इससे कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं थी। इसलिए इससे निपटने के बजाय निक ने चुपके से कुछ ऐसे जीव इकट्ठा करने का फैसला किया जिन्हें कोई मिस नहीं करेगा और उनकी आत्माओं को अपने एक्सपेरिमेंट के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया। एक बात जो निक नाज़गुल की वजह से पहले से जानता था वह ये थी कि सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए चूहों और भरिंग जैसे बिना आंखें वाले जानवरों की आत्माएं शुद्ध और सफेद होती थी, क्योंकि वे डार्क आर्ट्स नहीं कर सकते अगर उन्हें पता न हो कि वह क्या है। एक्रोमेंटुला जैसी बुद्धिमान आत्माएं अपने जन्मजात गुणों और इस बात पर आधारित होती थी कि वे डार्क आर्ट्स करती हैं या नहीं। एक्रोमेंटुला आत्माएं अपने इंसानों के बनाए राक्षसी स्वभाव के कारण सिल्वर और पर्पल रंग की होती थी। उदाहरण के लिए निक अभी एक्रोमेंटुला को पकड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वह पहले गॉन्टलेट्स को संभालने का असली अनुभव लेना चाहता था। लगभग 1 दर्जन चूहे इकट्ठा करना कोई खास मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे बस महल में एक गर्म थोड़ी अलग जगह ढूंढनी थी और उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालना था। हॉगवर्ट्स में कई पीढ़ियों से चूहे रहते और पलते थे, इसलिए वे स्कूल के माहौल के हिसाब से थोड़े बहुत बदल गए थे और इस तरह उनकी आदतें ऐसी हो गई थी जिनका वह फायदा उठा सकता था। बीटल्स को ढूंढना उतना ही आसान था जितना कि सर्दियों में गर्म रहने के लिए पत्थरों के नीचे जमीन खोदने वाले मजबूत जीव। निक ने बस कुछ पत्थर उल्टे और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि वह ऐसा कर रहा था, क्योंकि बीटल आइस के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत होती थी कि दुकानें उन्हें स्कूप भरकर बेचती थी। यह असल में एक कैनन चीज है। जहां तक चूहों की बात है तो वह भी हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक रेगुलर बात थी, क्योंकि उन्हें अलग अलग जादुई चीजों के लिए टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत होती थी।
निक उन जीवों को उस जगह ले आया और उसने आसानी से गॉन्टलेट पहन लिया, जो उसके हाथ में आराम से चिपक गया था। चलो एक बीटल से शुरू करते हैं, उसने सोचा, जब उसने अपने खुले बाएं हाथ से एक छोटे कीड़े को निकाला। उसने ध्यान से अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों से बीटल को पकड़ा और उसे हैरानी हुई कि गॉन्टलेट बीटल के शरीर में ऐसे धंस गया जैसे वह वहां था ही नहीं। ये तब रुका जब निक को अचानक फीलिंग्स का एहसास हुआ। इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका यही था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना कुछ देख रहा हो, जो उसकी उंगलियों के बीच एक भरिंग के आकार का था, लेकिन असल में उसे देखा नहीं। ये सच में एक उलझन भरा अनुभव था और जब उसने अपनी आंखें उठाईं और भरिंग से आत्मा निकाली, तभी वह असल में आत्मा को देख सका। ये बिना आकार की एनर्जी का एक चमकदार सफेद पिन था। भले ही उसकी नई समझ उसे कुछ और बता रही थी। भरिंग को चेक करने पर निक ने पाया कि शरीर अभी भी जिंदा था, भले ही वह हिला न हो, और उसने सोचा कि क्या आत्मा को वापस डालने से ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसने वही किया और जैसा उसने सोचा था, बीटल वही करता रहा जो वह कर रहा था, जब तक उसने उसकी आत्मा नहीं निकाल ली। ये दिलचस्प था क्योंकि निक सोच रहा था कि क्या होगा अगर वह आत्मा निकाल ले और फिर आत्मा को वापस डालने की कोशिश करने से पहले शरीर को मार दे। इस तरह उसने टेस्ट दोहराया, बस इस बार उसने उसके शरीर के दिल को रोकने के लिए थोड़ी सी बिजली का इस्तेमाल किया। उसने आत्मा को वापस शरीर में डालने की कोशिश करने से पहले कुछ पल इंतजार किया, लेकिन इस बार एक अलग रिएक्शन हुआ। लाश के फटने से पहले बीटल का शरीर कुछ मिनट तक बुरी तरह हिलता रहा और उसे लगा कि आत्मा गायब हो गई है। एक मरे हुए शरीर में आत्मा नहीं रह सकती, तो फिर इन्फेरी कैसे काम करते हैं? निक ने गुस्से से सोचा। माना जाता है कि इन्फेरी को उसके मरे हुए शरीर में एक आत्मा को फंसाकर बनाया जाता था, जिसे फिर उसे मारने वाले की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। या तो यह असल में ऐसे काम नहीं करता था, या इस प्रोसेस में कुछ ऐसा था जो उसने अभी जो कोशिश की थी उससे अलग था। इस फर्क को देखते हुए निक ने बीटल के फटे हुए बचे हुए हिस्सों को हटा दिया और दूसरा पकड़ लिया। इस बार निक ने शरीर से आत्मा निकाली और शरीर को मार डाला, फिर मौत को पहले होने देने के बजाय तुरंत आत्मा को वापस शरीर में डाल दिया। पहली बार के उलट, आत्मा बदलने के बाद भरिंग ने कोई हरकत नहीं की और वह वही करता रहा जो वह पहले कर रहा था, जब तक कि उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म नहीं हो गई और जिस मौत की हालत में वह था, उसने आत्मा को पकड़ लिया और उसे बिखेर दिया। तो एक ताज़ा लाश कुछ समय तक काम करती रहेगी, इससे पहले कि उसकी मरी हुई हालत उसमें रहने वाली आत्मा को बिखेरने पर मजबूर कर दे। उसने सोचा, हैरानी से। इसके बाद उसने एक चूहा पकड़ा और पिछले 3 एक्सपेरिमेंट फिर से किए, लेकिन नतीजे ज्यादा नाटकीय और लंबे थे क्योंकि यह आत्मा और शरीर बड़ा और मजबूत था। अब देखना है कि अगर मैं चूहे और भरिंग की आत्माओं को बदल दूं तो क्या होगा। निक ने नए टेस्ट सब्जेक्ट लाते हुए सोचा। पहले उसने भरिंग की आत्मा निकाली क्योंकि यह सबसे आसान था, और फिर उसने चूहे की आत्मा निकाल ली और भरिंग की आत्मा को जिंदा चूहे के शरीर में ही रहने दिया। तुरंत ही चूहे के शरीर में तेजी से बदलाव होने लगे क्योंकि सारे बाल झड़ गए और स्किन काली और सख्त हो गई, जबकि बाकी शरीर में भरिंग जैसे गुण आ गए। निक ने ये नतीजा देखने के बाद बिना समय बर्बाद किए चूहे की आत्मा को बीटल के शरीर में भर दिया और देखा कि दोनों शरीर तेजी से बदल गए और उनका साइज और लुक बदल गया। 15 मिनट बाद दोनों शरीर अपने असली रूप जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। चूहे का शरीर अब आधे साइज का हो गया था और उसकी स्किन मोटी, सख्त और खुरदरी हो गई थी, जबकि तीसरी जोड़ी पैर निकल आए थे, जबकि आंखें 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, यानी उसके सिर के दोनों तरफ कुल 4 आंखें थीं। यह एक बहुत बड़ी चीज थी जो जादुई दुनिया में एकदम फिट बैठती थी। दूसरी तरफ बीटल का शरीर एनाटॉमी में हुए बड़े बदलाव की वजह से मर गया था, जो पहले से मौजूद चीजों से टकरा रहा था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बदलाव पूरा होने के लिए काफी बायोमास नहीं था, या आत्मा शरीर से इतनी अलग थी कि बदलाव शुरू ही नहीं हो पाए? उसने सोचा। जब उसने शरीर को काटा तो पाया कि एनाटॉमी ज्यादातर खोखली थी, जो उसे लगा कि मौत का कारण है। दूसरी तरफ चूहे का शरीर धीरे चल रहा था और बेहतर शब्द न होने के कारण मंदबुद्धि था। बीटल की आत्मा साफ तौर पर एक बड़े और ज्यादा मुश्किल शरीर को चलाने का तनाव नहीं झेल पा रही है। असल में मेरा मानना है कि यह चूहे का शरीर अपनी एडजस्ट करने की क्षमता की सीमाओं को पार कर रहा है, निक ने गंभीरता से कहा। फिर निक ने एक और चूहा और बीटल को पकड़ा और बीटल की आत्मा को निकालकर चूहे के शरीर में डाल दिया, बिना चूहे की आत्मा को निकाले ताकि वह देख सके कि क्या होगा। शरीर लगभग 30 मिनट तक छटपटाता रहा और अजीब आवाजें निकालता रहा, फिर वह स्थिर हो गया और पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह म्यूटेट होने लगा।
लेकिन इस बार बदलाव बहुत कम थे और शरीर ज्यादातर चूहे जैसा ही रहा और अपने नए आर्मर्ड शरीर के अलावा उसका साइज भी कुछ बढ़ गया। हम तो चूहे की आत्मा ने बीटल की आत्मा को खा लिया और बीटल के कुछ गुण ले लिए, जिससे शरीर पूरी तरह से ज्यादा ताकतवर जीव में बदल गया जो नई ताकत वाली आत्मा से मैच कर सके। निक ने नोट किया और फिर उसे एक आइडिया आया। फिर उसने नई आत्मा को निकाला जो अब चूहा या बीटल नहीं थी और फिर उसे पहले एक्सपेरिमेंट के जूझ रहे शरीर में भर दिया। शरीर भी कुछ देर तक जोर जोर से छटपटाता रहा क्योंकि दोनों आत्माएं एक दूसरे को खाने के लिए लड़ रही थी और जब वह खत्म हो गया तो शरीर फिर से म्यूटेट होने लगा। पहले जो अधूरा रेड बीटल फ्यूशन था वह एक नए और ज्यादा ताकतवर रूप में बदलने लगा, जिसमें फालतू खूबियों को हटाकर ज्यादा फायदेमंद खूबियां जोड़ दी गईं। इसका नतीजा एक खतरनाक दिखने वाला जीव था जो चूहे के रेगुलर साइज का था, जिसकी मोटी काली बख्तरबंद स्किन और सीधा शरीर था, जिसका सिर डरावना लग रहा था और जबड़े फटे हुए थे जैसे चूहे के दांतों वाला बीटल हो। निक ने कहा, दो बीटल आत्माओं को खाने के बाद ज्यादा ताकतवर रेड सोल बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसमें अस्थिरता के लक्षण दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं खुद किसी आत्मा का आकार बदल दूं, बिना कोई नई आत्मा डाले या असली आत्मा को किसी दूसरी आत्मा को खाए। निक ने उत्सुकता से सोचा क्योंकि वह इन एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीख रहा था। उदाहरण के लिए उसने सीखा कि अगर आत्माएं एक ही शरीर में फंस जाएं तो वे जबरदस्ती एक हो सकती हैं और साथ ही शरीर में मौजूद आत्मा ही उसके आकार को काफी हद तक तय करती है। इस अगले एक्सपेरिमेंट के लिए निक ये देखना चाहता था कि क्या वह किसी आत्मा को बदलकर उसे उसके असली शरीर में वापस डाल सकता है और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के उस जीव का ज्यादा ताकतवर वर्जन पा सकता है। लेकिन जिस तरह से वह ये करना चाहता था वह थोड़ा खास था क्योंकि वह आत्मा का असली आकार बदलना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई इमेज या वाक्य को एडिट करता है। निक उन हिस्सों को हटाना चाहता था जो फालतू लग रहे थे और उस चीज को उसमें बदलना चाहता था जो उसे बेहतर लगे। उदाहरण के लिए भरिंगों में जादुई काबिलियत नहीं थी और वे असल में जानवरों की फूड चेन में सबसे नीचे थे। वह देखना चाहता था कि क्या इसे किसी तरह बदलना मुमकिन है। इस बारे में उसके पहले एक्सपेरिमेंट में उसने एक भरिंग की आत्मा निकाली और फिर, जैसा कि वह मानेगा, अनाड़ीपन से आत्मा के आकार में बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पैरों के बीच के सेट को हटाया और उस मास्क का इस्तेमाल करके बाकी चार के शेप और पावर को थोड़ा बेहतर बनाया। फिर उसने बीटल के बॉडी शेप को पतला करना शुरू किया, जिससे वह सुई की नोक वाले तीर के सिरे जैसा निकला। फिर उसने इस नई बदली हुई आत्मा को वापस उसी बॉडी में डाल दिया जिससे उसने इसे शुरू में लिया था और देखा कि बॉडी का शेप कैसे बदलने लगा। आखिर में नतीजा ये हुआ कि वह सोल की शेप से ज्यादा मोटा था, लेकिन बीटल का आम शेप वैसा ही रहा जैसा उसने डिजाइन किया था। बदकिस्मती से इस नए बॉडी टाइप के लिए ऑर्गन डिजाइन नहीं किए जाने की वजह से बग कुछ ही देर बाद मर गया। मुझे हैरानी है कि क्या ये दूसरे जीव के लिए भी सच है, लेकिन उसमें इसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कमियां दिखने में ज्यादा समय ले रही हैं। निक ने रेड बीटल हाइब्रिड एबोमिनेशन को देखते हुए सोचा। वह जीव दर्द या तकलीफ में नहीं लग रहा था और वह उस सुनसान जगह में बोरियत से घूम भी रहा था। निक ने स्लीथेरिन की लाइब्रेरी से सीखा एक मेडिकल स्पेल डाला जिससे कोई भी उस शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसके अंदरूनी कामकाज को देख सकता था जिस पर यह डाला गया था। यह उन कई हाई एंड स्पेशल मंत्रों में से सिर्फ एक था जो निक ने उस आदमी की जिंदगी भर की जानकारी को समझकर सीखा था। स्लीथेरिन ने लाइब्रेरी में अपनी जिंदगी के बारे में लिखते समय इसे आधा भी नहीं किया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद निक को वह सब सिखा रहा था जो वह जानता था। मन के हिसाब से निक स्नैप और ज्यादातर प्रोफेसरों से कमजोर था, लेकिन जानकारी के मामले में वह शायद स्कूल में सिर्फ डम्बलडोर से पीछे था। ये तब हुआ जब उसने स्लीथेरिन की लाइब्रेरी का सिर्फ आधा हिस्सा ही पूरा किया था। निक को पक्का नहीं पता था कि डम्बलडोर को स्लीथेरिन से ज्यादा जादू की जानकारी है या कम। उसे बस इतना पता था कि लाइब्रेरी का सामान सूखने के बाद उसे कम से कम एक ताकतवर टियर 4 विजार्ड जितनी जानकारी तो होगी ही। खैर, उस जादू से निक को ये देखने को मिला कि न सिर्फ एबोमिनेशन के अंग धीरे धीरे खराब नहीं हो रहे थे, बल्कि वे और भी बेहतर लग रहे थे। दोनों बदलावों में क्या फर्क है? दोनों साफ तौर पर अजीब हैं, लेकिन एक ने टेस्ट सब्जेक्ट की मौत कर दी, जबकि दूसरे ने उसे और मजबूत बना दिया। निक ने गंभीरता से सोचा। यह एक दिलचस्प अंतर था जिसने आत्माओं के विषय में उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया क्योंकि यह बहुत ही जटिल और बड़ा विषय था। स्लीथेरिन्स लाइब्रेरी के पहले आधे हिस्से में भी निक ने इस विषय पर सिर्फ 3 बार जिक्र देखा था और वे सिर्फ इसके इस्तेमाल थे जिन्हें फाउंडर ने खुद देखा था। दुख की बात है कि लाइब्रेरी के पहले आधे हिस्से में जो मेडिकल मैजिक थे वे सिर्फ मन और शरीर पर फोकस करते थे।
जैसे श्राप, जहर और मानसिक घाव। हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी में भी आत्माओं पर बहुत कम किताबें थीं और उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी डार्क मैजिक पर थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद निक ने एक थ्योरी बनाई कि एक ही नतीजे के लिए 2 अलग अलग तरीकों के आखिर में अलग अलग नतीजे क्यों होते हैं। असल में सभी आत्माएं जानती थी कि उन्हें और शरीर को कैसा होना चाहिए और इसे दिखाने के लिए उन्होंने शरीर पर काम किया। आत्मा के आकार और काम को जबरदस्ती बदलकर निक ने इस ज्ञान में कमियां ला दी, जिसका मतलब था कि शरीर इससे निपट नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ हिस्सों को नहीं पता था कि उन्हें भी बदलने की जरूरत है। इस मामले में एक आत्मा ने दूसरी को खा लिया, लेकिन पूरी आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया गया और बेहतर बनाया गया, जिसका मतलब था कि ज्ञान के डिजाइन में कोई कमी नहीं थी। निक इस पर सिर्फ नाराज हो सकता था, क्योंकि अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि किसी आत्मा को हाथ से बदलने के लिए उसे या तो आत्मा के हर पहलू को खुद ही बदलना होगा, जो कि आम कीड़ों या चूहों के मामले में बहुत ज्यादा मेहनत का काम था, या उसे आत्मा में होने वाले बदलावों को पैरों में छोटे मोटे अपग्रेड जैसी कम जरूरी चीजों तक ही सीमित रखना था। निक ने तय किया कि वह इस बारे में और एक्सपेरिमेंट बाद में करने वाले कामों की अपनी लंबी लिस्ट में डाल देगा, फिर अपने अगले और माना कि बहुत गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट पर आगे बढ़ेगा, जो रोजमर्रा की चीजों को जादुई बनाने की कोशिश थी। जादू के 3 पिलर में से एक आत्मा थी, इसलिए निक जानना चाहता था कि क्या किसी रोजमर्रा के जीव की आत्मा में जादू डालना और फिर उस जीव में आत्मा वापस डालना मुमकिन है ताकि उस जीव में जादू वाला म्यूटेशन हो सके। अगर यह काम कर गया तो इसका मतलब है कि यह मुगलों पर भी काम कर सकता है। उसे शक था कि यह सच में एक मगर से एक विजार्ड बनाने के लिए काफी होगा, क्योंकि उनमें मैजिकल कोर और सर्किट की कमी होगी, लेकिन यह शायद उस मगल के बच्चों को उन्हें डेवलप करने की इजाजत देने के लिए काफी हो सकता है। अगर यह काम कर गया तो निक ने सोचा कि ज्यादातर इंसानों को विजार्ड में बदलने में उसे सिर्फ 4 या 5 पीढ़ियां लगेंगी। उन सभी मगर जीनियस के बारे में सोचना ही काफी था जो इस समय तक विजार्डिंग दुनिया में क्रांति ला सकते थे। अगर 1000 साल पहले ऐसा होता तो निक काम पुटता। निक ने आत्मा में जादू डालने का जो तरीका चुना वह आसान था, लेकिन साथ ही खतरनाक भी था। उसने दुनिया में कहीं और से फ्रॉस्ट सॉल्ट का एक छोटा जार मंगाया और अपने कम होते स्टॉक में से एक बीटल और फ्रॉस्ट सॉल्ट का एक दाना पकड़ा। बीटल की आत्मा निकालने के लिए अपने दस्ताने वाले हाथ का इस्तेमाल करते हुए निक ने अपने उल्टे हाथ से फ्रॉस्ट सॉल्ट के दाने को सावधानी से आत्मा के बीच में गिराया। तुरंत ही आत्मा नीली पड़ने लगी और उसकी मुट्ठी में आकर बड़ी होने लगी, फिर एक भरे हुए गुब्बारे की तरह फट गई। आत्मा में इंटीग्रेशन के साफ निशान दिख रहे थे, तो वह फट क्यों गई? क्या वह इसे संभालने के लिए बहुत कमजोर थी? उसने अजीब तरह से सोचा, इससे पहले कि वह उस बुरी आत्मा को बाहर निकाले और एक्सपेरिमेंट दोहराए, क्योंकि इस बार आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक बार फिर फ्रॉस्ट सॉल्ट का दाना डालने के बाद आत्मा तुरंत नीली होने लगी और एक बार फिर आत्मा फूलने लगी, लेकिन इस बार यह अपने असली साइज से दोगुनी होकर रुकी और स्थिर हो गई। लेकिन निक ने तब माथा सिकोड़ा जब उसने देखा कि आत्मा का ज्यादातर हिस्सा सफेद ही रहा, जो जादू के नीले रंग के मुकाबले नॉर्मल रंग था। लेकिन वह आत्मा को खत्म करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसने उसमें और फ्रॉस्ट सॉल्ट डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि आत्मा को शरीर में डाल दिया और इंतजार किया कि क्या वह जादू करेगी। आत्मा को शरीर में डालने के बाद वह जिंदा हो गया, लेकिन ठंडी धुंध छोड़ते ही वह जल्दी ही कांपने और हिलने लगा। लेकिन जल्द ही वह जीव मर गया और उसे काटने के बाद वह इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से फेल घोषित कर सका। आत्मा ने शरीर में जादू तो कर दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि ठंडे जादू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि शरीर उसके लिए बना ही नहीं था और इसलिए वह अंदर से बाहर तक ठंड से जम गया। हालांकि एक मजबूत आत्मा में जादुई गुण आ सकते हैं, लेकिन शरीर उसके अंदर पैदा होने वाले बेतहाशा जादू से खराब हो जाएगा। निक ने आह भरते हुए सोचा और आखिरकार इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए इसे छोड़ दिया और आत्माओं को अपने जादुई आइटम में जोड़ने लगा, जो कि गॉन्टलेट बनाने का उसका असली मकसद था। ऐसा करने से आत्माएं एक तरह की शुद्ध एनर्जी में टूट गई, न कि जादुई चीजों को जीवित गुण देने के लिए। आत्मा का साइज और क्वालिटी भी तय करता था कि जादू से उसे कितना फायदा होगा। प्रोटेक्शन के रिंग्स को बेस बनाकर निक ने पता लगाया कि एक नॉर्मल चूहे की आत्मा 4 बीटल आत्माओं के बराबर थी, लेकिन एक गुलियत बीटल आत्मा से कम। ये गुलियत बीटल के नाम से जानी जाने वाली बीटल की असली प्रजाति का जिक्र नहीं था, बल्कि उस आत्मा का जिक्र था जो एक बीटल आत्मा को 3 दूसरी आत्माओं को खिलाने से बनी थी। आखिर में जो आत्मा बनी वह अपने हिस्सों के जोर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, और मजेदार बात यह है कि इससे नॉर्मल बीटल के शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि उसका साइज 2 गुना हो गया।
निक ने चूहे की आत्माओं के लिए भी ऐसा ही किया ताकि एक गोलियत चूहे की आत्मा बनाई जा सके और पाया कि ऐसी आत्मा उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या यह मुमकिन है कि उस राक्षस ने उस रस्म से जो अनुभव किया था वही बनाया हो? अगर ऐसा है तो इससे पता चलता है कि वह जादू का इस्तेमाल ऐसे क्यों कर सकता है जैसे वो कोई अनोखा, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। निक ने थोड़ा डर के साथ सोचा कि अगर यह सच है तो उस चीज की आत्मा शायद टियर 5 या भगवान न करे शक्ति में टियर 6 होगी। गॉन्टलेट के साथ अपने एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद निक ने बचे हुए सारे कपड़े हटा दिए और जिंदा जीवों की आत्माओं को एक चूहे को खिला दिया। फिर उसने अब बहुत ताकतवर आत्मा निकाली और उसका इस्तेमाल अपने पैर में पहनी पायल को ताकत देने के लिए किया। निक इस खास प्रोटेक्टिव गियर को भूला नहीं था, लेकिन इमरजेंसी होने पर ही उसने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक वह इसे इस्तेमाल नहीं करता, यह उतना ही ताकतवर होता जाता। उस समय जैसा था, इसे इस्तेमाल करने से ऐसा लगता था जैसे निक के लिए समय लगभग 1 मिनट के लिए रुक गया हो। अगर कोई घर के अंदर होता तो 20 फीट के अंदर काइनेटिक एनर्जी का टोटल लॉस ऐसा ही दिखता, लेकिन आत्मा से एम्पावरमेंट के बाद रेंज हर तरफ लगभग 60 फीट तक बढ़ गई। दायरे के टूटने और लाशों के बेसिक पार्ट्स को मिलाने के बाद निक ने गॉन्टलेट को दूर रख दिया और दायरे से निकल गया। अपनी छड़ी के एक झटके से उसे अभी का समय पता चल गया और वह ग्रेट हॉल की तरफ जाने लगा क्योंकि डिनर का समय हो गया था। निक ने ग्रिफिंडोर लॉन्ग टेबल पर अपनी रेगुलर सीट पर जाते हुए बातचीत सुनी। लगता है मिनिस्ट्री अभी उस जीव के बारे में खबर छिपा कर रखे हुए है, बेशक इसलिए ताकि हम उससे निपटने के बाद उसका क्रेडिट ले सकें। उसने मजाक उड़ाते हुए सोचा। जैसे जैसे उसका ज्ञान और पावर बढ़ता गया, निक उन छोटे मोटे तरीकों से नफरत करने लगा जिनका इस्तेमाल फज और मिनिस्ट्री ब्रिटिश विजार्डिंग कम्युनिटी को उन पर डिपेंडेंट रखने के लिए करते थे। वह बेशक समझता था कि वे ऐसा क्यों करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह बुरा नहीं लगता था। जितना भी सब इसे इग्नोर करने की कोशिश करें, सच तो यह था कि ट्रिक्स सिर्फ कुछ समय के लिए ही मायने रखती थी और सिर्फ सच्ची पहचानी हुई पावर ही असल में मायने रखती थी। यही वजह थी कि डम्बलडोर, ग्रिंडेलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट भी इतने सारे लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर पाए। उनमें से हर एक ने अपनी ताकत और इच्छाएं दिखाई और लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पीछे लाइन में लग गए। सिर्फ इच्छा होना लेकिन उसके पीछे कोई ताकत न होना, ये टिकाऊ नहीं था और ये तब दिखा जब मिनिस्ट्री जादूगरों के हेड के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन यह एक मुश्किल काम था। ऐसे ख्यालों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए निक हैरी के बगल वाली टेबल पर बैठ गया। अरे, तुमने सुना, अगला मैच तो तय हो चुका है, रॉन ने खाने के गंदे कौरों के बीच उत्साह से कहा। ओह, इस बार कौन सा है? निक ने उत्सुकता से पूछा। ये मरमेन और क्रैकन हैं। टीमों के कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, जब तुम जो कुछ भी करते हो वो अकेले कर रहे थे। रॉन ने गंभीरता से कहा। ये कब शेड्यूल है? निक ने दिलचस्पी से पूछा। यह आने वाले शनिवार को है। पिछले गेम से बेहतर माना जा रहा है क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय है। हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल खेल नहीं है, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। निक ने ईमानदारी से कहा। यहीं पर तुम गलत हो, मेरे अकेले रहने वाले दोस्त। फ्रेड टेबल में आगे से बोलता है। नियम समझने में बहुत मुश्किल नहीं है, सच में, लेकिन हम खिलाड़ी जो चीजें कर सकते हैं वे बहुत बड़ी और पेचीदा हैं। अगर आपको छोटा वर्जन पसंद नहीं है, तो हम उन्हें प्यार से बीटीएस या ब्लिट्ज टेक्निक कहते थे। हम सच में डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हम सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते, लेकिन ये पूरे खेल को बदल देगा। जॉर्ज बड़ी मुस्कान के साथ कहता है। मुझे पक्का पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं खुद इस आने वाले शनिवार को देखूंगा। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके बाद हफ्ता तेजी से बीत गया क्योंकि निक अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान दे रहा था क्योंकि वह इसके लिए जरूरी 25,000 रिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन के करीब पहुंचने लगा था। इसके नतीजे में उसने काफी पॉइंट्स भी रिकवर किए और मैजिकल क्लोकिंग वाली किताब पर नजर गड़ाए हुए था जिसे उसने पहले देखा था क्योंकि उसे अब भी उसमें बहुत दिलचस्पी थी। मैच के दिन निक हमेशा की तरह उठा और कपड़े पहनने के बाद डॉम से गायब होने से पहले अपना एनिमेक्स रूप ले लिया। निक को पता चला कि सेलेस्टियल बर्ड का रूप मिलने के बाद उसकी नेचुरल नजर और उससे जुड़ी ब्लडलाइन एबिलिटीज में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उसे स्पीशीज के सभी फायदे तभी मिल सकते थे जब वह उस रूप में हो। इसका मतलब था कि जब तक वह अपना एनिमेक्स रूप नहीं ले लेता, तब तक कोई एलिमेंटल टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता था। यह थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन थोड़ी प्राइवेसी लेकर वह इससे बच नहीं सकता था।
यह मजेदार था कि कोई भी उस अजीब नए जादुई जीव पर सवाल नहीं उठाता था जो हर सुबह महल के चारों ओर उड़ता था या निक अचानक टेलीपोर्ट कर पाता था जब वह नजर से ओझल हो जाता था। असल में इस स्थिति के बारे में सिर्फ स्कूल के स्टाफ को पता था और वे ल्यूपिन के नए राज्य की तरह ही इसे चुप रखे हुए थे। निक अपने एनिमैक्स फॉर्म से बहुत खुश था क्योंकि यह उसे नेचुरल लगता था और इसमें रहते हुए उसे कुछ नई एबिलिटीज भी मिली। ब्लिट्जबॉल को लेकर फज और मिनिस्ट्री के साथ हुई डील से भी ग्रिंगोट्स में उनके अकाउंट में भारी पैसा आने लगा था क्योंकि सभी इंटरनेशनल डील्स हुई और दुनिया भर में इस खेल पर पैसा खर्च किया गया। शुरू में ये कभी कभार होता था, लेकिन जैसे जैसे प्रमोशन, मर्चेंडाइज और मैदानों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ दुनिया भर में चीजें जोरों पर हुई, उनके अकाउंट में लगातार बहुत सारा पैसा आने लगा। निक एक गैलियन पर सिर्फ 2 नट कमाते थे, लेकिन जब इसे दुनिया भर में लागू किया गया तो वह इस समय हर दिन सैकड़ों गैलियन कमा रहे थे। निक देश के सबसे अमीर इंसान के आसपास भी नहीं था, लेकिन लगभग 3 साल में उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास कम से कम उतने पैसे तो होंगे ही। उस समय निक को बस एक ही असली टेंशन थी, ज़्यूस का आना और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के रूप में यह नया जादुई खाने वाला शैतान, जो पूरी तरह से सेहतमंद और सुंदर था। ओह हाँ, इस रस्म ने उसके शरीर को पूरी तरह से उसकी सबसे अच्छी हालत में वापस ला दिया, जिसका मतलब था कि वह असल में बहुत आकर्षक होने के अलावा वह जानवर जंगली जानवरों की तरह था, देखने में सुंदर लेकिन उससे खेलना जानलेवा था। फिर भी निक को ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, भले ही उसका अपना टीनेज शरीर उसे इस बारे में दिक्कतें देने लगा था। जबकि उसके साल के बाकी सभी लोग भी ग्रोथ स्पर्ट्स पर थे और अपोजिट सेक्स में दिलचस्पी ले रहे थे, उसे और भी दिक्कतों से निपटना पड़ा। जैसे कि उसके 6 में से 4 दोस्त लड़कियां थीं और उसकी सेंसिटिव एल्विन सेंस उसे साफ साफ बता देती थी कि उनके पीरियड्स कब शुरू हुए। इस मामले में अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को लगातार नजरअंदाज करना उसके लिए कम से कम ध्यान भटकाने वाला था। वह करीब 1 घंटे तक उड़ता रहा, जब तक कि नाश्ते के ठीक बाद ब्लिट्जबॉल मैदान में जाने का समय नहीं हो गया। उसने पक्का किया कि आसपास कोई न हो, फिर अपने नॉर्मल रूप में आकर ब्लीचर्स में एक सीट ढूंढ ली। जब वह इंतजार कर रहा था, निक ने अपनी छड़ी घुमाई और सीटों पर जमी बर्फ को भाप बना दिया, इससे पहले कि दूसरे छात्र आने लगते। तुम यहाँ कब पहुंचे? एंथनी गोल्डस्टीन ने ब्लीचर्स पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति होने के बाद कंफ्यूजन में पूछा। कुछ मिनट पहले, इंतजार करते समय बाकी सीटों से बर्फ हटाने का भी टाइम मिला था, निक ने आराम से कहा। एंथनी ने इधर उधर देखा और पाया कि सच में सीटें बर्फ और आइस से पूरी तरह साफ थीं। मेरे ससुर ने कहा था कि मुझे तुमसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम इस तरह की चीजों से हम बाकी लोगों को बुरा दिखा रहे हो, एंथनी ने शिकायत की। ओह, तुम्हारे ससुर कौन हैं? निक ने हैरानी से पूछा। तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा था कि उन्होंने इसका जिक्र किया होगा, लेकिन फिर जब वह जादुई जानवर के बारे में बात करते हैं तो वह थोड़ा फोकस्ड हो जाते हैं। एंथनी बुदबुदाया। उसने सिर हिलाया। न्यूट स्कैमेंडर शादी के जरिए मेरे बड़े चाचा हैं। असल में उन्होंने मेरी दादी के कजिन से शादी की है, एंथनी ने गर्व से कहा। आह, तो तुम न्यूट के रिश्तेदार हो। डर है कि उसने बातचीत में कभी इसका जिक्र ही नहीं किया, निक ने सिचुएशन समझते हुए कहा। एंथनी न्यूट का दूर का रिश्तेदार था और शायद न्यूट ने उससे कहा होगा कि किसी फैमिली रियूनियन के दौरान तुलना न करे। मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि हम दोस्त या ऐसा कुछ नहीं है, एंथनी ने कंधे उचकाते हुए कहा। पहले साल में हमारे जो शेड्यूल थे और उस समय मुझे जो सब करना था, उसे देखते हुए मेरे दोस्त बनने की कोई खास वजह नहीं थी। सच कहूं तो अगर लूना इतनी यूनिक न होती तो शायद मैं उससे दोस्ती भी नहीं करता, निक ने ईमानदारी से कहा। एंथनी हंसा। हाँ, वह लड़की तो कुछ खास है। क्या तुम्हें पता है कि इस बात पर शर्त लगी हुई है कि वह तुम्हारी तरह स्पेशल है या सच में पागल, एंथनी ने पूछा और निक ने सिर हिलाया। लगता है कुछ गॉसिप करने वाली लड़कियां ऐसा ही करती होंगी, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। एंथनी इस पर हंसा। ये तो उनके बारे में एकदम सही है, उसने सहमति में कहा। मुझे लगता है कि यह शायद उसी ने शुरू किया होगा जो लूना को बुली करना चाहता था, है ना? निक ने एक जानी पहचानी नजर से पूछा। एक ही बार में सही कहा। मैं मानता हूं कि हम बाकी लोगों को शायद इसे रोक देना चाहिए था, लेकिन हम जिम्मेदार लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते थे, एंथनी ने साफ शर्म के साथ कहा। अगर लूना ने नहीं रोका होता तो मैं खुद इसे रोक देता, इसलिए कोई बात नहीं, निक ने ईमानदारी से कहा। उसका भी यही मतलब था क्योंकि अगर लूना ने अपने घर वालों के बुरे बर्ताव को नहीं रोका होता तो वह इसमें शामिल सभी लोगों को दुखी कर देता।
एंथनी इस पर चुप हो गया क्योंकि उसने सुना था कि निक उन लोगों से कैसे निपटता था जो उसे पसंद नहीं थे और यह सब उसके लिए बुरा समय लग रहा था। उसने कभी भी उनमें से किसी को सच में नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन हर बार जब वह कुछ करता था तो वह उन बदकिस्मत लोगों को डरा देता था और उन्हें फिर से अपने बुरे पक्ष में आने से सावधान कर देता था। इसी समय और भी स्टूडेंट्स आने लगे और एंथनी ने इस बात का इस्तेमाल बातचीत खत्म करने के लिए किया। निक को बेशक इसके बारे में पता था, लेकिन वह बस इसकी परवाह नहीं कर सका और गेम के ऑफिशियली शुरू होने का इंतजार करने लगा। जल्द ही काली झील से पानी ऊपर आने लगा और मैदान भरने लगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीटों पर भर गए। कुछ रिपोर्टर थे और हैरानी की बात है कि टैलेंट स्काउट्स ने भी इस बात को ठीक से नहीं छिपाया। फिर भी ब्लीचर्स उतने भरे नहीं थे जितने पहले गेम के दौरान थे, जो समझ में आता है क्योंकि इस बार ज्यादा समय वाले विदेशी जादूगर इसे देखने के लिए द्वीपों पर नहीं आए थे। फिर भी ये देखकर अच्छा लगा कि इस खेल में इतने सारे लोगों की दिलचस्पी है क्योंकि इससे उन जादूगरों के बीच मेरी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी जिन्हें जादुई ताकत की परवाह नहीं है। निक ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, इससे जरूर मदद मिली कि निक को भी इस खेल को बनाने से बहुत फायदा हो रहा था और शायद वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक वह जज से ज्यादा अमीर नहीं हो जाता। जल्द ही खेल शुरू होने का समय हो गया और क्विडिच मैचों की तरह ली जॉर्डन इसके अनाउंसर थे। मैदान में आने वाली पहली टीम मरमेन थी, जिन्होंने हल्के नीले रंग के बॉडी सूट पहने थे और उनकी कलाई और टखनों पर हरे समुद्री शैवाल जैसे कपड़े बंधे थे। ओह, ऐसा लगता है कि इस आउटफिट के डिजाइनर ने झील में मरफोक पर मेरा रिसर्च पेपर पढ़ा है। निक हैरान होकर सोचा, आखिरकार यह एक खास टॉपिक था, इसलिए यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आमतौर पर खोजता। लाइब्रेरी में पानी के नीचे रहने वाले लोगों पर दूसरी किताबों की तुलना में निक की रिसर्च रिपोर्ट अकेली ऐसी थी जिसने इस टॉपिक पर न्यूट्रल रुख अपनाया और बिना किसी अंदाजे या थ्योरी के सिर्फ फैक्ट्स बताए। हालांकि उन्होंने उनके खून की लाइनों पर लगी सील को शामिल नहीं किया क्योंकि इससे पढ़ने वालों के मन में गलत ख्याल आते। सच कहूं तो निक को उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी रिसर्च को सच में पढ़ेगा और उसमें दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके आउटफिट डिजाइन करेगा। निक ने आउटफिट के बारे में एक दिलचस्प बात देखी कि हाथ और पैर एक के बाद एक वेबेड और फिनेट थे, जिससे पानी में टीम की मूवमेंट एबिलिटी को फायदा मिलता। इस तरह के आउटफिट मॉडिफिकेशन के खिलाफ कोई नियम नहीं था, इसलिए जब तक इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, ये पूरी तरह से लीगल था। उसके बाद क्रैकन मैदान में उतरे और उन्होंने उस जीव के नाम पर डिजाइन किए गए बॉडी सूट भी पहने। आउटफिट सफेद थे और हाथों और पैरों पर टेंटिकल्स के डिजाइन थे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि सूट के हाथों पर असली सक्शन कप थे। इससे बॉल पर पकड़ बनाए रखने में मदद मिलेगी, लेकिन इसे पास करना भी मुश्किल हो जाएगा, एक दिलचस्प ट्रेड ऑफ। निक को ये बात दिलचस्प लगी। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि रेफरी का काम करने वाला व्यक्ति, जो इस मामले में ट्रेसी था, अपने ही सिल्वर बॉडी सूट की कॉपी पहने हुए था, जिसके आगे और पीछे एक काला बैच था। मुझे लगता है कि अब से इस खेल के लिए यही स्टैंडर्ड रेफरी आउटफिट होगा, निक ने मुस्कुराते हुए सोचा। गेम शुरू हुआ और निक को आउटफिट में बदलाव का असर देखने को मिला। जैसे उसे लगा कि मरमेन आउटफिट ने उन्हें क्रैकेंस के मुकाबले हर तरफ बेहतर स्पीड दी, जो बराबरी करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। यह इतना भी अच्छा नहीं था कि ज्यादा कोशिश से कमी पूरी न हो सके, लेकिन फिर भी यह काफी साफ था। दूसरी ओर क्रैकेंस आउटफिट पर लगे सक्शन कप ने भी वही किया जिसकी निक को उम्मीद थी, जिसने मरमेन टैकल के पीछे की ज्यादा रफ्तार को बेअसर कर दिया जब उनके पास बॉल थी। कुल मिलाकर आउटफिट की फंक्शनैलिटी के मामले में गेम असल में बहुत करीबी था क्योंकि दोनों टीमों को किसी न किसी तरह से फायदा था। इसके बावजूद गेम का पहला क्वार्टर आधा ही बीता था कि निक को समझ आया कि जुड़वा भाई क्या शेखी बघार रहे थे। जब क्रैकेन का राइट अटैकर मरमेन्स गोल के स्कोरिंग डिस्टेंस के अंदर पहुंच रहा था, तो जुड़वा भाई टैकल करने के लिए आगे बढ़े। सिवाय इसके कि जब क्रैकेन जुड़वा भाइयों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो वे दोनों मुस्कुराए और कुछ कमाल का किया। उनमें से एक ने अपनी पीठ के बल लेटकर अपनी जगह पर टिकने के लिए हाथ खोले, जबकि दूसरे ने अपने पैर अपने भाई के पैरों के नीचे रख दिए। फिर दोनों झुके और फिर एकदम सही तालमेल में पूरी लंबाई में उछले, जिससे उनमें से एक बहुत तेज स्पीड से क्रैकेन में जा घुसा। निक इम्प्रेस हुआ क्योंकि थ्योरी के हिसाब से यह मुमकिन था, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टियों के बीच परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत थी, नहीं तो दोनों की ताकतें आपस में मिलने के बजाय टकरा जाती। इस तरीके को ली जॉर्डन ने वीजली बोल्ट नाम दिया और निक को मानना पड़ा कि यह सही है। ये साफ तौर पर जुड़वा बच्चों ने एक दूसरे के साथ अपनी सिंक्रोनिसिटी का फायदा उठाने के लिए सोचा था। जो कोई भी अपने पार्टनर के साथ इतना सिंक में नहीं है, उसे यह टेक्निक सीखने में बहुत मेहनत लगेगी, मैच में इस्तेमाल करने की तो बात ही छोड़ दें।
जब ट्विंस ने ऐसा किया तो भीड़ पागल हो गई। यह न सिर्फ बहुत बढ़िया था बल्कि इसका फायदा भी हुआ क्योंकि क्रैकन के हाथ से बॉल छूट गई क्योंकि ट्विन ने बॉल को पकड़े हुए सक्शन कप वाले हाथ से छीन लिया। इस टेक्निक के इस्तेमाल से ऐसा लगा कि दोनों टीमों के बीच अलग अलग टेक्निक का पूरा पता चल गया। क्रैकन्स की तरफ से एक टैकल डॉज था जिसमें जगह पर घूमना शामिल था, एक स्कोरिंग टेक्निक जिसमें बॉल में स्पिन जोड़ना शामिल था ताकि गोलकीपर को उसे पकड़ने में परेशानी हो। मरमेन निक की तरफ से ट्विंस ने शक के साथ बहुत ज्यादा स्पेशल टैकल किए और एक गोलकीपर टेक्निक जिसमें गोलकीपर ने बॉल को पकड़ने के बजाय अपने एक टीममेट को किक मार दी। निक को मानना पड़ा कि जुड़वा भाइयों की शेखी बेकार नहीं थी क्योंकि यह गेम पक्का आने वाले किसी भी गेम में खास टेक्निक के लिए एक मिसाल बनेगा। पहले वाले जैसा गेम भी सिर्फ 2 क्वार्टर के बाद खत्म हो गया और स्कोर काफी करीब थे। क्रैकन्स के 7 पॉइंट थे जबकि मरमेन के 6। वीसली बोर्ड, जैसा कि पता चला, एक महंगी टेक्निक थी क्योंकि इसमें पूरी ताकत लगाने से पैर की मसल्स पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता था। इस वजह से जुड़वा बच्चों को चलने में दिक्कत हुई क्योंकि गेम खत्म होने के बाद उन्हें चलना पड़ा क्योंकि उन्होंने गेम के दौरान 2 बार और इसका इस्तेमाल किया। तो तुम्हें क्या लगा? बहुत बढ़िया है ना? फ्रेड ने लॉकर रूम में कपड़े बदलने के बाद निक को ढूंढते हुए पूछा। मैं मानता हूं कि इतनी शेखी बघारने में कुछ तो दम है लेकिन इतना बड़ा सिर मत उठाओ, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, हमें पता था कि तुम इम्प्रेस होगे, जॉर्ज ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा। मस्कुलस सना, निक ने जुड़वा बच्चों के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी छड़ी की नोक से एक गर्म नारंगी चमकती धुंध बहकर उन पर पड़ी जिससे उन्हें राहत मिली और उनके शरीर का दर्द कुछ कम हुआ। अब ये कुछ अच्छा है, वे एक ही समय में चिल्लाए। मैंने बस तुम्हारी मांसपेशियों को हुए नुकसान को ऊपरी तौर पर ठीक किया है ताकि तुम दोनों इतना लंगड़ाना बंद कर दो, ये ध्यान भटकाने वाला था, निक ने ईमानदारी से कहा। स्लीथेरिन अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे थे, अगर और कुछ नहीं तो, और इसलिए उनके पास हर तरह की चोटों का इलाज था जिसमें जुड़वा बच्चों को हो रही ज्यादा मेहनत भी शामिल थी। मेडिस्पेल्स निक, क्या हम अलग अलग ब्रांच बना रहे हैं? फ्रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि हम शिकायत कर रहे हैं, बस ये देखकर हैरान है कि यह सब क्या है, जॉर्ज ने ईमानदारी से कहा। ज्ञान ही शक्ति है और आपको कभी नहीं पता कि यह कब काम आ जाए। इसके अलावा मैडम पॉम्फ्रे जो दवाइयां देती हैं, उनका स्वाद वैसे भी बहुत खराब होता है। निक ने मजाक किया और जुड़वा बच्चे कांप गए और सिर हिलाया। इस पर हम सहमत हो सकते हैं, उन्होंने एक साथ कहा। जुड़वा बच्चों को प्रैंक आइटम बनाने के एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी न किसी तरह से घायल होने या किसी जादू टोने का बुरा शौक था जिसके कारण वे मैडम पॉम्फ्रे की देखरेख में आ गए। औरत के पास बेवजह चोट लगने पर सजा देने का अपना तरीका था, स्नैप से मिलने वाले सभी पोषण को खराब स्वाद वाला बना दिया जाता था। ऐसा करना बहुत आसान था और पोषण मास्टर को भी इससे कुछ मजा आता था। उसने जुड़वा बच्चों के लिए पोषण के खास तरह के रूप भी बनाए जो आम से भी बुरे थे। सच कहूं तो जुड़वा बच्चे अक्सर खुद को परेशान करते थे और अपने लुटेरों से मिलते जुलते होने की वजह से उसे परेशान करते थे। इसके बाद 2 हफ्ते फिर से बीत गए और इस दौरान कुछ चीजें हुई। पहली बात यह थी कि हॉगवर्ट्स की 4 ब्लिट्जबॉल टीमों के बीच 3 और मैच हुए जिसमें क्रैकन अभी तक बिना हारे थे। इससे एक दिलचस्प माहौल बन गया था जिसमें अलग अलग हॉगवर्ट्स हाउस की सदस्य एक ही हॉगवर्ट्स टीम के लिए एक जैसे फैन थे। इस वजह से डंबलडोर बहुत अच्छे मूड में थे क्योंकि हाउस के बीच बातचीत काफी हल्की हो गई थी। निक की कोई पसंदीदा टीम या कुछ और नहीं था, लेकिन वह आराम करने के लिए होने वाले किसी भी गेम को देखने के लिए समय निकाल लेता था। दूसरी बात यह थी कि निक ने अपने पावर बेस को बेहतर बनाने के लिए स्लीथेरिन की लाइब्रेरी में मिले रिचुअल्स किए थे। एक्सपेंशन के रिचुअल ने निक के मैजिकल कोर का साइज कम कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा डांस और हाई क्वालिटी माना प्रोड्यूस हुआ, जबकि वह फिर से तीसरे टियर की शुरुआत में आ गया था। दूसरी ओर क्लैरिटी के रिचुअल ने उसके मैजिकल सर्किट्स को बढ़ाया और उन्हें मजबूत किया ताकि वह उनमें मौजूद माना की भारी मात्रा से बिना तनाव लिए और भी ज्यादा पावरफुल मैजिक इस्तेमाल कर सके। इसलिए टियर 3 की शुरुआत में वापस भेजे जाने के बावजूद निक अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका उसने इन रिचुअल्स को करते समय ध्यान नहीं रखा था, जिससे उसका एल्विन नेचर लगभग सामने आ गया था। क्लैरिटी का रिचुअल पूरा होने के बाद निक की प्रेजेंस बहुत बढ़ गई और जब वह उसे उस आइटम से रोक रहा था जो उसने पहले बनाया था, तब भी थोड़ी मात्रा लीक हो गई, जिससे कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने उसे कंफ्यूज्ड लुक दिया। उसे पिछले आइटम को खत्म करने और एक नया, ज्यादा पावरफुल वर्जन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह कंट्रोल में आ गया, जबकि उसने इसे पहले के एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट बताकर टाल दिया।
तीसरी बात यह थी कि वह डेड्रिक बुक में इतना आगे बढ़ गया था कि अपने एसेंस को दायरे से बांधना शुरू कर सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रोसेस शुरू करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं था कि उसे प्रोसेस शुरू करना चाहिए। निक इतना सावधान था कि वह जानता था कि यह फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक गलत कदम से उसका वजूद खत्म हो जाएगा। फिर भी वह ज्ञान के मामले में आखिरकार शुरुआती पॉइंट पर पहुंचकर उत्साहित था। एक बार जब वह सफलतापूर्वक दायरे का स्वामी बन गया, तो वह उसके बाद अगले लॉजिकल कदम दिव्यता तक पहुंचने के बारे में सोचना शुरू कर सकता था। आखिर निक ने मान लिया था कि जब तक वह रियल लॉर्ड बनने का प्रोसेस पूरा करेगा, तब तक वह टियर 4 या ग्रिंडेलवाल्ड के हिसाब से टियर 5 पर होगा। निक ने आखिरी काम ये किया कि उसने अपने दोस्तों को क्रिसमस के सारे जरूरी तोहफे जल्दी दे दिए क्योंकि वह छुट्टियों में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था। तोहफे उसके आम तोहफों की तरह बहुत इंस्पायर्ड या शानदार नहीं थे, लेकिन उससे उसका मकसद पूरा हो गया और वह छुट्टियों से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। इन चीजों के अलावा निक ने ज्यादातर सेलेस्टियल बर्ड्स की अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जब वह बदला। वेदर मैनिपुलेशन अभी भी एक बहुत बड़ी काबिलियत थी, लेकिन कम से कम जब वह बदल गया था तो यह उसके लिए ज्यादा नेचुरली हो गया था। एलिमेंटल टेलीपोर्टेशन अब तक उसका पसंदीदा था, हालांकि अपैरेशन के उलट इसमें कोई दूरी की लिमिट नहीं थी जिसे उसे पार करना था। इसी वजह से वह एक ही बार में पूरे फ्रांस तक टेलीपोर्ट कर पाया था, खासकर ब्यूक्स बेटन्स, क्योंकि वह स्कूल के ग्राउंड में फ्लाइंग लेसन के दौरान अजीब तरह से दिखाई दिया था। मजे की बात है, काफी हंगामा हुआ क्योंकि क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर ने घबराकर जवाब दिया। उन्हें लगा कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सच तो यह है कि निक ने वह जगह सिर्फ इसलिए चुनी थी क्योंकि वह पेजेंट के दौरान वही था और स्कूल में उसके दूसरे इस्तेमाल के बारे में बताना भूल गया था। वह स्कूल से भाग गया जब फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स और एक टीचर ने उस पर जोरदार हमला किया, लेकिन कम से कम उसे पता चल गया कि स्कूल अब कहाँ है। हॉगवर्ट्स की तरह ही फ्रेंच स्कूल भी किसी बड़े मुगल अड्डे से दूर गांव के इलाके में था। हॉगवर्ट्स के उलट स्कूल के सबसे पास एक वाइनरी और अंगूर का बाग था जो उस समय बर्फ से ढका हुआ था। निक ने आसमान में अपनी लोकेशन याद कर ली थी, फिर हॉगवर्ट्स लौटते समय बिजली के एक झटके में गायब हो गया। इस बीच ब्यूक्स बेटन्स में मैडम मैक्सिम फ्लाइंग क्लास के टीचर से उसके दिखने के बारे में बात कर रही थी। जब वह चला गया और सब कुछ शांत होने लगा, तो टीचर ने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने जोश में अनदेखा कर दिया था। एक बात यह थी कि वह उन्हें देखकर उतना ही हैरान लग रहा था जितना वे उसे देखकर थे, जिससे मैडम मैक्सिम को लगा कि यह उसकी तरफ से गलती से टेलीपोर्टेशन था क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि छोटे फीनिक्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन उसे दिक्कत यह थी कि उसके स्कूल में जो भी दिखा था वह पक्का फीनिक्स नहीं था। उसके दिखने की डिटेल्स पूरी तरह गलत थी और जिस एलिमेंट से वह आया था वह भी गलत था। साथ ही वह थंडरबर्ड भी नहीं था क्योंकि उसके रंग बिल्कुल अलग थे और उसमें फीनिक्स जैसे कुछ गुण थे। जादुई जानवरों के बारे में अपनी अच्छी जानकारी के बावजूद उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जो जीव दिखा था वह क्या था। शायद न्यूट को पता होगा। ये पक्का करने के बाद कि उस जीव ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने सोचा। निक को एहसास नहीं हुआ कि उसने इनडायरेक्टली न्यूट को एक बेकार काम पर भेज दिया था, क्योंकि मैजिकोलॉजिस्ट ब्यूक्स बेटन्स में दिखे अनजान पक्षी को ढूंढने जाएगा, लेकिन साफ वजहों से उसे लंबे समय तक नहीं ढूंढ पाएगा। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि न्यूट जैसे किसी के लिए जादुई जानवर ही उसकी जिंदगी थे और उन्हें ढूंढने का रोमांच ही उसका अपना इनाम था। निक सब कुछ देखते हुए अच्छे मूड में हॉगवर्ट्स लौटा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि दूरी उसके लिए कोई चीज नहीं थी, बल्कि वह कम से कम एक बार दुनिया में कहीं भी जाने के बाद तुरंत पहुंच सकता था। निक वर्कशॉप से बाहर निकला और दरवाजे पर लूना को फलों की टोकरी लिए देखकर हैरान रह गया। तुम्हें साल के इस समय फल कहाँ से मिले? उसने ये नजारा देखकर कंफ्यूज होकर पूछा। लूना ने अपना सिर झुकाया। प्रोफेसर स्प्राउट के पास एक बेकार ग्रीन हाउस में फलों और सब्जियों का एक जादुई बगीचा है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक टोकरी चुनने दी। उसने ऐसे कहा जैसे ये सब जानते हों। मैं जादुई पौधों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, इसलिए मैं जितना हो सके ग्रीन हाउस से बचने की कोशिश करता हूँ। निक ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। लूना मुस्कुराई। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने आ रही थी क्योंकि तुम इस साल ज्यादा लंच पर नहीं गए हो। उसने टोकरी ऊपर उठाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, अंदर आओ और बैठ जाओ। निक ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ हट गया। लूना ने वर्कशॉप में अपनी नॉर्मल जगह ढूंढी और पास की छोटी टेबल पर खाने की टोकरी रखते हुए बैठ गई। डॉटी, निक ने पुकारा और हाउस एल्फ झुककर सामने आया। मेरे लिए 2 दालचीनी की डंडियां,
एक चाय की केतली और 2 चाय के कप लाओ, निक ने कहा और अल्फ जोर से पॉप की आवाज के साथ गायब हो गया। लूना ने ऑर्डर सुनकर कंफ्यूजन में अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है। निक बस मुस्कुराया और फल सब्जियों की टोकरी के पास गया और उसमें से कुछ रेतीले नाशपाती, सेब और नींबू निकाले और उन्हें अपनी छड़ी से टैप किया। फल तुरंत छिल गए और टेबल पर गिरने से पहले बड़े करीने से कट गए। ये साफ है। जल्द ही डॉटी निक की मांगी हुई चीजें लेकर वापस आ गई और धन्यवाद मिलने के बाद चली गई। निक ने कुछ देर के लिए दालचीनी की छड़ियों को अपनी आग से तोड़ा ताकि उनका स्वाद निकल सके, फिर उन्हें फलों और उनके जूस के साथ केतली में डाल दिया। नहीं, लूना दिलचस्पी से देख रही थी जब वह ये सब कर रहा था क्योंकि वह इसे समझने लगी थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जब केतली भर गई तो निक ने उसे हैंडल से पकड़ा और अपना दूसरा हाथ उसके नीचे रखा जहां उसने मिक्सचर को गर्म करने के लिए आग बनाई। जल्द ही वर्कशॉप की हवा में एक मीठी और खुशबूदार खुशबू भर गई क्योंकि केतली में पानी उबलने लगा। केतली ने भाप छोड़ने के लिए सीटी बजानी शुरू कर दी और निक ने उसे गर्म करना बंद कर दिया और उसे टेबल पर रखे पत्थर के केतली कोस्टर पर रख दिया। फिर उसने अपनी छड़ी की नोक से केतली के किनारे पर टैप किया और उसमें से छलकने की आवाज आई। जब वह खुश हो गया तो उसने रुककर मिक्सचर को 2 चाय के कप में डाल दिया। यह एक एम्बर रंग का लिक्विड था जिसमें फलों के छोटे छोटे टुकड़े थे और जिनकी खुशबू मीठी और गर्म थी। इसे ट्राई करके देखो, निक ने मुस्कुराते हुए कहा और लूना ने धीरे से कप उठाया और एक घूंट लेने से पहले कप के अंदर के हिस्से पर फूंका जो अभी भी काफी गर्म था। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। ये बहुत प्यारा है, थैंक यू, उसने कहा और फिर से लिक्विड पर फूंका। यह असली फ्रूट टी है, उन अजीब ड्रिंक्स की तरह बिल्कुल नहीं जिनमें असली चाय में फ्रूट मिलाया जाता है। यह मेरी पर्सनल फेवरेट है जिसे मैंने अपने पहले और दूसरे साल के बीच गर्मियों की छुट्टियों में खोजा था। निक ने ईमानदारी से कहा, इसे ज्यादा बार क्यों नहीं बनाते? लूना ने उत्सुकता से पूछा। निक ने सिर हिलाया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अक्सर बनाया जाए, बल्कि ऐसे मौकों पर जब कोई खुद को ट्रीट देना चाहे। इस तरह आप इसकी कद्र नहीं खोते, उसने ईमानदारी से कहा। किसी भी अच्छी चीज की ज्यादा मात्रा उसे खराब कर देती है। लूना ने समझते हुए सिर हिलाया। तो अब देखते हैं कि इस टोकरी में खाने के लिए और क्या है, निक ने कहा और टोकरी में देखने लगा। उसे उसमें बचे हुए फलों के अलावा खीरा, टमाटर, गाजर और पत्ता गोभी मिली। लगता है ये सलाद है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उन्होंने काफी शांति से खाया पिया। फिर लूना ने टोकरी में बचा हुआ सामान लिया और उछल कूद करते हुए चली गई। निक के लिए यह उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बीच एक अच्छा और शांति वाला पल था जिन पर वह काम कर रहा था। इसका एक अच्छा उदाहरण रिंग ऑफ प्रोटेक्शन मिशन है, जिसका मुख्य हिस्सा वह पूरा करने ही वाला था और मिशन पूरा करने से पहले उसे बस एक और हिस्सा करना था। अगला हिस्सा था आर्मर का एक पूरा सेट बनाना जो कम से कम रेयर ग्रेड का हो। बात यह थी कि क्योंकि आर्मर का हर हिस्सा सीधे जुड़ा नहीं होगा, इसलिए क्वालिफाई करने के लिए उन सभी को रेयर ग्रेड का होना चाहिए था। यह मानते हुए कि उसने पहले पीस के तौर पर गॉन्टलेट चुना था, वह उस गोल की तरफ काफी आगे था। निक ऐसा नहीं करने वाला था क्योंकि अगर वह आर्मर बनाने जा रहा था तो कम से कम वह चाहता था कि वह पब्लिक में इस्तेमाल हो सके। गॉन्टलेट अपने कामों के साथ एक लगभग टैबू आर्टिफैक्ट था, इसलिए वह इसे इतनी आसानी से नहीं दिखाएगा। इसके बजाय उसे स्क्रैच से आर्मर का एक बिल्कुल नया सेट बनाने की जरूरत थी। उसने सोचा था कि इसे सिर्फ ट्वाइलाइट स्टाइल में बनाऊंगा, लेकिन उसने हर पीस को हाथ से बनाना चुना क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करना लगभग चीटिंग होगी। मैं यह एक दिन में शुरू होने वाले ब्रेक में करूंगा, निक ने सोचा और वर्कशॉप में खाने से हुई गंदगी साफ की। उसके बाद वह वर्कशॉप से अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब वे सब स्कूल में थे, उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि वे सब आंगन में बर्फ में खेल रहे थे। तो तुम सब छुट्टियों में क्या करोगे? निक ने हैरी को स्नोबॉल से मारने के बाद पूछा। सीरियस क्रिसमस पार्टी होस्ट कर रहा है, वैसे तुम्हें बुलाया गया है, हैरी ने जवाब में कहा। ट्रेसी और मैं हमेशा की तरह घर पर आराम करने से पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टियों में जाएंगे, डैफ्ने ने कहा और उसने भी निक पर स्नोबॉल फेंका। हालांकि वह एक फिसलन भरा टारगेट था और अपनी तैयारी करते हुए दोनों हमलों से बच गया। मैं शायद सीरियस की पार्टी में जाऊंगा और नहीं तो हॉगवर्ट्स में ही रहूंगा, रॉन ने निक के खिलाफ बाकी सबके साथ मिलकर चिल्लाया। हरमाइन और लूना ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन कहा कि वे छुट्टियां घर पर ही बिताएंगे। 4 बनाम 1 है ना, मुझे ये मौके पसंद हैं, निक ने हंसते हुए कहा। अपनी छड़ी निकाली और उन पर तेजी से गोलियां बरसाईं। इससे स्नोबॉल की लड़ाई तब तक बढ़ती गई जब तक कि यह एक पूरी स्नोबॉल लड़ाई नहीं बन गई,
जिसमें जो भी बदकिस्मत था वह इसमें फंस जाता था। ज्यादातर ग्रिफिंडोर और कुछ हफलपफ दो हिस्सों में बंट गए, जिन्होंने हवा में बर्फ के गोले फेंके जो बहुत ज्यादा पाउडर वाली बर्फ के थे। मैकगोनागल के बीच बचाव करने के बाद ही लड़ाई खत्म हुई, लेकिन दोनों तरफ के लोग मारे गए। जुड़वा बच्चे पसंदीदा निशाना थे और उन्हें कई दूसरे लोगों के साथ बहुत चोटें आई थीं। निक को अपने अजीब रिफ्लेक्स की वजह से बस कुछ ही बार चोट लगी, और वह भी इसलिए क्योंकि आपकी तरफ रखे स्नोबॉल की दीवार से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वह उन्हें रोकने के लिए शील्ड स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे स्नोबॉल फाइट का मजा किरकिरा हो जाता। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय था और छुट्टियों में जाने से पहले उनके पास जो बचा हुआ समय था उसे साथ बिताने का एक मजेदार तरीका था। अगले दिन क्रिसमस की छुट्टी जल्दी शुरू हो गई और जाने वाले सभी स्टूडेंट्स ट्रेन में चढ़ गए और निकल पड़े। हर साल की तरह महल में आमतौर पर जितने स्टूडेंट्स होते थे उनके बिना सब खाली लग रहा था, और कुछ को छोड़कर बाकी सबने इस पर ध्यान दिया। निक उन लोगों में से नहीं था, क्योंकि वह वर्कशॉप में प्लान बना रहा था कि वह अपना आर्मर कैसे बनाना चाहता है। इसके बारे में क्या, निक ने सोचा जब उसने पत्थर के एक टुकड़े को आर्मर में बदल दिया। कंधे बहुत चौड़े हैं और जब आप अपनी बाहें घुमाएंगे तो आपके रास्ते में आएंगे, सेलिब्रिम्बोर ने आराम से कहा। निक अपने आर्मर के डिजाइन को लेकर सेलिब्रिम्बोर के साथ कई तरह के आइडिया पर बात कर रहा था, क्योंकि पुराना एल्फ एक मशहूर लोहार था, इससे पहले कि उसने एक भी अंगूठी बनाई हो। इसका मतलब था कि निक के पास आर्मर बनाने के लिए जरूरी जानकारी तो थी, लेकिन उसके पास आर्मर बनाने का वह अनुभव नहीं था जो सेलिब्रिम्बोर के पास था। इसकी वजह से उसने कमियों वाला आर्मर बनाने की आम गलती नहीं की। अगर आर्मर किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं था तो उसे पहनने वाले के शरीर के आकार जैसी कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस मामले में निक अपने लिए आर्मर बना रहा था और इसलिए उसे अपने डिजाइन में अपने प्रोपोर्शन का ध्यान रखना था। सेलिब्रिम्बर्स की मदद से उसने आर्मर में ज्यादातर कमियां पहले ही दूर कर दी थी जो उसके डिजाइन में बदलाव से आई थी, और अब उन्हें कम करने का खेल था। इस समय सच में एक परफेक्ट आर्मर बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वह अभी भी बढ़ रहा था और उसका प्रोपोर्शन भी बदल सकता है। ये जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लग रहा है। निक ने डिजाइन फिर से बदलने के बाद सोचा, यह अभी के लिए काम करेगा, लेकिन जब आपका शरीर पूरी तरह बदल जाए तो अपने सबसे अच्छे से कम पर कभी समझौता न करें, सेलिब्रिम्बोर ने गंभीरता से कहा। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी बूढ़े आदमी, निक ने हंसते हुए सोचा। आप हर पीस को क्या करने के लिए एन्चेंट करने वाले हैं और आप कहां से शुरू करेंगे? एल्फ ने अपनी उम्र के ताने को अनदेखा करते हुए पूछा। मैं ग्रीव्स से शुरू करूंगा, और मैं सोच रहा था कि शायद ग्रेविटी एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करके सूट को अपने ऊपर हल्का कर लूं ताकि मैं तेजी से चल सकूं। निक ने गंभीरता से सोचा, एक स्पेशल एक्सपेंशन एन्चेंटमेंट क्यों नहीं, ताकि आपका हर कदम 2 के बराबर गिना जाए? एल्फ ने सुझाव दिया। तो फिर मैं दोनों को मिक्स क्यों नहीं कर लेता? निक ने सोचा, और सेलिब्रिम्बोर मान गया कि यह सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ग्रीव्स घुटनों के नीचे पैरों के हिस्से के लिए एक तरह का हैवी मेटल आर्मर है, जो आमतौर पर पैरों के ऊपर आर्मर के साथ खत्म होता है, जिसे सेबेटन कहते हैं। निक ने सबसे पहले आर्मर के लिए मेटल चुना, जो इस मामले में एडेमेंटियम और गोब्लिन सिल्वर का एलॉय था, ताकि इसे बराबर मात्रा में मजबूती और मैजिकल कंडक्टिविटी मिल सके। इसके बाद उसने आर्मर के हर टुकड़े के लिए मोल्ड बनाए ताकि उसके पास काम करने के लिए एक रफ शेप हो, जिससे मेटल को शेप देने में उसका थोड़ा समय बच सके। इसके बाद उन्होंने एलॉय बनाया और मेटल के जमने का इंतजार करने से पहले उसे ग्रीव्स के मोल्ड में डाला। जब ये जम गया तो उन्होंने ग्रीव्स की कमियों और सही आकार को ठीक करने के लिए अपने पैर की हूबहू कॉपी का इस्तेमाल किया। उस समय बस किसी भी डेंट को हटाना और उसे पॉलिश करना बाकी था। निक ने फिर बाकी सभी आर्मर पीस के लिए यह प्रोसेस दोहराया, जिसमें क्यूस जांघ, फॉल्स कमर, क्यूरास छाती, पॉलड्रॉन कंधे, रीरेब्रेस ऊपरी बाह, वेम्ब्रेस्ट बाह, गॉन्टलेट्स हाथ और आखिर में हेलमेट शामिल थे। कवच का पूरा सेट 9 अलग अलग टुकड़ों से बना था, जिन्हें उसने खुद अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट किया और चमकाने के लिए पॉलिश किया। कवच चिकना और लहराता हुआ था, जिस पर ऊपर से नीचे तक पंखों के साफ पैटर्न थे। यह एक अजीब नीला रंग भी था जो किसी वजह से एलॉय में था। ऐसा नहीं था कि निक को इसकी ज्यादा परवाह थी। अब हर टुकड़े को जादुई बनाकर उन सभी को एक साथ बांधना है, निक ने गंभीरता से सोचा जब उसने अपनी निहाई पर चमड़ी के कवच रखे। निक ने इस जादू के लिए अपनी समझ और इच्छा के साथ 4 शब्द चुने: जेलमेंट, स्पेस, ग्रेविटाइम, ग्रेविटी, एंडी, लेंथ और रांटा पार्ट। ये शब्द उसकी इच्छा और ज्ञान को और सटीक रूप से चैनल करने में मदद करेंगे जब वह अपनी निहाई से मेटल पर वार करेगा।
फाइनल रिजल्ट लगभग वैसा ही था जैसा उसने बनाने का प्लान बनाया था, क्योंकि एक बार बाकी आर्मर एक साथ बन जाने के बाद इस जादू की वजह से उसका वजन कम हो जाएगा। जादू के स्पेस एक्सपेंशन वाले हिस्से के साथ भी यही सच था, जिससे उसके हर कदम नॉर्मल एक के बजाय दो जैसे हो गए। सच तो यह है कि वह उस फिगर को और बड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से हर बार हिलने पर उसका ध्यान भटकने का खतरा था। हालांकि अभी के लेवल पर जगह में बदलाव इतना छोटा था कि ज्यादातर उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उसे असल में दोगुनी स्पीड मिल गई। बोनस के तौर पर ग्रीव्स भी रेयर ग्रेड के थे, जिससे पता चलता था कि वे उस लाइन को पार किए बिना मिथिकल ग्रेड के जितना करीब हो सकते थे उतने करीब थे। यह एक अच्छा बेस है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप इस आर्मर को नॉर्मल से भी बेहतर बना पाएंगे, सेलिब्रिम्बोर ने गर्व से कहा। निक ने ग्रीव्स को एक तरफ रखते हुए सोचा, अगला है क्यूइस, जिसमें मुझे लगता है कि मैं एक सिंपल बेलेस एन्चेंटमेंट जोड़ूंगा। सेलिब्रिम्बोर स्टाइल में मास्टर होने और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर लगभग परफेक्ट कंट्रोल पाने के बाद वह नई चीजें बनाने में बहुत ज्यादा कुशल हो गया। इसमें उसके मौजूदा माना के रिजर्व को जोड़े और अब वह अपना माना फिर से भरने से पहले एक के बाद एक दो बिल्कुल नए एन्चेंटमेंट बना सकता है। ऐसा करने के लिए उसे किसी ट्रिक या कट कॉर्नर की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे एल्विन स्टैंडर्ड के हिसाब से आसानी से मास्टर स्मिथ माना जाता था। फिर भी एक के बाद एक दो एन्चेंटमेंट उसके एनर्जी रिजर्व की पूरी लिमिट थी, इसलिए उसने थोड़ा और माना वापस पाने के लिए थोड़ा इंतजार किया। ज्यादा देर नहीं, लगभग 30 मिनट में उसने क्यूइस को भी एन्चेंट करना शुरू कर दिया। उनके लिए उसने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, रांटा किस्सा, लुंथा बेलेस और स्टीडम स्थिर। इनसे उसने ग्रीव्स के एन्चेंटमेंट को क्यूइस से बांधा और बेलेस एन्चेंटमेंट बनाया, जिससे आर्मर पहनते समय उसे गिराना काफी मुश्किल हो जाएगा। आर्मर के इस पीस का ग्रेड हालांकि अभी भी रेयर था, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मिड रेयर था, लेकिन निक को इसकी उम्मीद थी, ये देखते हुए कि इसका असर कितना आसान था। निक इस बात से खुश था, क्योंकि अगर बाकी आर्मर भी रेयर ग्रेड का होता तो डिफॉल्ट रूप से पूरा सेट भी उसी में गिना जाता। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर और अपनी डेड्रिक बुक पर काम करके अपने माना की रिफिल होने का इंतजार कर रहा था। निक बुक में दी गई जानकारी को पूरी तरह से समझने और एक सच्चा रियल लॉर्ड बनने का प्रोसेस शुरू करने के लिए उत्सुक था। समस्या यह थी कि बुक में बहुत हाई एंड जानकारी थी जिसे समझना मुश्किल था। सच तो यह है कि निक को शक था कि उसे इसमें इतनी मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि यह जानकारी का एक ऊंचे लेवल का पावर हो सकता है। उस मामले में यह बिल्कुल सही था, क्योंकि वह बिना जरूरी बैकग्राउंड जानकारी के सिर्फ प्योर जानकारी के मामले में 1 या 2 ग्रेड छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये वैसा ही था जैसे कोई नॉर्मल सेकंड ईयर का स्टूडेंट 6ठे साल का सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह मुमकिन था? हाँ, यह मुमकिन था। क्या यह आसान था? नहीं, असल में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस स्टूडेंट को सब्जेक्ट के कुछ हिस्सों की कॉन्टेक्स्ट की कमी के कारण लगातार उससे लड़ना पड़ता था। निक को ये बात पता थी, लेकिन वह इस बारे में बेबस था, क्योंकि टियर 4 की जानकारी भी मिलना बहुत मुश्किल था, टियर 5 या 6 के बारे में सोचना भी मुश्किल था। स्लिथेरिन की लाइब्रेरी टियर 4 की जानकारी दे सकती थी और शायद थोड़ी बहुत टियर 5 की जानकारी भी दे सकती थी, अगर स्लिथेरिन ने खुद को लिच में बदलने के बाद कुछ रिकॉर्ड किया हो। इससे निक को ज्यादातर लोगों से आगे निकलने में मदद मिली, लेकिन ज़ियुस जैसों की तुलना में ये बताने लायक भी नहीं था। इसी वजह से निक के लिए एक रियल लॉर्ड बनना इतना जरूरी हो गया था। ऐसा करने के बाद ज़ियुस भी उसे सच में मार नहीं पाएगा और इससे निक को वह सांस लेने की जगह मिल जाएगी जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि वह गैप को कम करने की कोशिश कर सके। वैसे भी अगले 4 घंटों में उसने इस मामले में बहुत कम प्रोग्रेस की, क्योंकि हर सांस के साथ उसका माना खुद ब खुद भर जाता था। निक को ज्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का माना होने का यही एकमात्र असली नुकसान लगा। जैसे जैसे वह ज्यादा ताकतवर होता गया, अपने रिजर्व खाली करने के बाद उसे ठीक होने में ज्यादा समय लगता गया। निक को लगा कि यह सच में एक अच्छा सौदा था, क्योंकि ऐसा होना ही सही था। शायद इसीलिए ऊंचे दर्जे के जीव इस कम माना वाले माहौल में खुद को बनाए नहीं रख पाते। उनका नेचुरल माना का इस्तेमाल और भरपाई बस थोड़ी सी माना को संभाल नहीं पाते, जिससे वे धीरे धीरे और दर्द से मर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर माना की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरी तरह की एनर्जी खत्म कर देते हैं। निक ने हैरानी से सोचा। इससे यह भी पता चला कि वॉल्ट में सुनहरा सेब का पेड़ इतने लंबे समय तक क्यों बचा रहा कि रोवेना रेवेनिक्लो उसे ढूंढकर एक स्टेसिस फील्ड में रख सकी। जादुई पौधे इंसानों से बहुत कम मुश्किल थे और इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा माना की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि पेड़ इसी वजह से मुश्किल से टिका हो, और अगर मेरे पुरखे उसे नहीं ढूंढ पाए होते तो शायद अब तक मर चुका होता।
निक ने इसके लिए शुक्रगुजार महसूस किया क्योंकि उस पेड़ में शायद ऊंचे लेवल की चाबी थी और वह बता सकता था कि अकेले उन तक पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक होने के बाद निक ने किताब रख दी और अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दिया। फिर उसने फाउल्स उठाए और उन्हें एनविल पर रख दिया। असल में इस बारे में पक्का नहीं पता, कोई आइडिया। निक ने सोचा कि सेलेब्रिम्बोर के पास कोई आइडिया है या नहीं। निक को मोटे तौर पर पता था कि ज्यादातर पीस किस काम के लिए एन्चेंटेड होंगे, लेकिन फाउल्स उनमें से एक था जिसके बारे में उसे पक्का नहीं पता था। बाकी थे पॉल्ड्रॉन और रीरेब्रेस जिनके बारे में भी उसे पक्का नहीं पता था। हम शायद किसी तरह का फ्लाइट मैकेनिक ताकि उड़ने के लिए तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़े, बूढ़े एल्फ ने कहा और निक ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। निक को यह मानने में बहुत दुख हुआ कि उसका एनिमैक्स फॉर्म लड़ाई के लिए सही नहीं था और पीछे हटने और रुकने के लिए ज्यादा काम का था। उसके पास असली जादू करने का कोई तरीका नहीं था जिसे निक जल्दी सीख सके क्योंकि उसके पास मंत्र बोलने के लिए जरूरी वोकल कॉर्ड नहीं थे और न ही अपने पंजों में अपनी छड़ी पकड़े हुए किसी भी तरह का अच्छा निशाना लगाने की क्षमता थी। बिना छड़ी के चुपचाप जादू करना एक चीज हो सकती है, लेकिन डम्बलडोर जैसे लोग भी इसे मुश्किल से कर पाते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो जादू बहुत कमजोर होता है। निक को उस समय इसे सीखने का कोई मतलब नहीं दिखा, लेकिन अपने एनिमैक्स रूप और फ्लाइट मैजिक पर पहले से पढ़ी हुई किताबों की वजह से निक को पता था कि फ्लाइट के लिए फॉल्स को कैसे जादू करना है। उसने इस जानकारी और अपने इरादे को अपने हथौड़े में डाला और फॉल्स पर 4 शब्द लिखे, रांटा खिस्सा जंस पक्षी विले उड़ना और ग्वेलू हवा। एक तरह से निक असल में एक तरह का रूनिक कवच बना रहा था जिसके बहुत कम उदाहरण बचे थे। ये सादे एन्चांटेड आर्मर की बात नहीं कर रहा था, बल्कि इतिहास में उन कुछ मौकों की बात कर रहा था जब आर्मर सेट के हर एक पीस को एन्चांट करके एक पूरे का हिस्सा बनाया गया था। दुनिया में इसके बहुत कम उदाहरण इसलिए बचे हैं क्योंकि पीस खराब हो गए थे और इस तरह पूरा सेट अधूरा और खराब था, भले ही कोई इसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर ले। रूनिक आर्मर बनाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए इसे बहुत कम बार बनाया गया और उनमें से हर एक किसी अमीर या मशहूर व्यक्ति के कहने पर बनाया गया था। निक इस मामले में एक तरह से धोखा कर रहा था क्योंकि वह टुकड़ों और उनके जादू को जबरदस्ती एक साथ जोड़ने के लिए रांटा शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। एक रूनिक आर्मर को नॉर्मल तरीके से बनाने में पूरी चीज को एक ही समय में लगातार एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना रुके या ठीक हुए रून से लिखना होता था। हालांकि यह सिर्फ वही जादूगर मुमकिन था जिनके पास सालों का अनुभव और बहुत ज्यादा माना था। कुछ हद तक इसे एक खोई हुई कला माना जाता है क्योंकि बहुत कम लोग इसमें कामयाब हुए और अपनी जानकारी अगली पीढ़ी को भी दी, जो सदियों से किसी ने नहीं की। इसका मतलब यह नहीं था कि इसे आज के जमाने के लगभग हर जादूगर का मकसद नहीं माना जाता था। निक की राय में मजेदार बात यह थी कि असल में 2 या 3 लोग थे जिनके बारे में वह जानता था कि अगर वे चाहें तो ये कर सकते हैं, डम्बलडोर, ग्रिंडेलवाल्ड और फ्लेमिल। हर किसी के पास इसे करने के लिए जरूरी माना और जानकारी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसी चीज बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। निक ने बिना किसी दिक्कत के फाउल्स पूरे कर लिए और उनके लिए पीक रेयर ग्रेड भी मिला जो अच्छा था। उसके बाद हेलमेट आया जिसके लिए उसने पहले से ही प्लान बना लिया था, लेकिन थोड़ा और माना रिकवर करने के लिए उसे कुछ पल इंतजार करना पड़ा। हेलमेट के लिए एन्चेंटमेंट असल में एक एनवायरमेंटल टाइप की चीज थी जिससे निक किसी भी हालत में देख, सुन और सांस ले सकता था। इसके लिए शब्द थे रांटा, सु बैककोट लेट सांस सिनोक जगह सेंट नजर और हलो बैककोट न आवाज, जो अब तक उसके बनाए दूसरे आर्मर से एक ज्यादा था। उसे हैरानी हुई कि इसका नतीजा एक पुरानी चीज के जैसा था जिसे शायद अपने आप में बहुत कीमती चीज माना जा सकता था। इसने वह सब कुछ किया जो निक चाहता था और उससे भी ज्यादा, क्योंकि हेलमेट में एक तरह की छठी इंद्री भी थी और साथ ही यह खतरे का पता लगाने की काबिलियत भी रखता था। कुल मिलाकर यह मुश्किल हालात वाले अनजान या अनजान माहौल को एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट टूल था। इसके बाद निक ने दिन खत्म किया और डस्क और स्टीव के साथ डिनर के लिए ग्रेट हॉल में चला गया, जो पतला होने के लिए डाइट पर था। ग्रेट हॉल के रास्ते में निक ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह रुक गया। हेलेना हॉलवे में ल्यूपिन से बातें कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब इससे उसकी गैरमौजूदगी काफी हद तक समझ में आ गई। मुझे उस खूनी बैरन के लिए ये देखकर बुरा लग रहा है, उसने उलझन भरे अंदाज में सोचा। एक तरफ तो वह खुश था कि हेलेना को कोई ऐसा मिल गया जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगा कि यह ल्यूपिन के लिए गलत है। हेलेना अपने हाथ में अंगूठी की वजह से शायद असल शरीर पा सकती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह अभी भी एक भूत थी और इसलिए रोमांस के लिए एक बहुत बुरा ऑप्शन थी। ये सुनने में जितना बुरा लगता है, साथ ही ढूंढने का पूरा मकसद सिर्फ अच्छा मीटिंग करना और बच्चे पैदा करना था। हेलेना जैसे भूतों के लिए यह कोई ऑप्शन नहीं था,
इसलिए ल्यूपिन का उसके साथ रोमांस करना अपने खानदान को खत्म करने जैसा था, जब तक कि वह उसे धोखा न दे या बाद में किसी जिंदा औरत के साथ उनकी अजीब रखेल जैसी डील न हो। हालांकि निक ने दखल देने से मना कर दिया क्योंकि वे दोनों बड़े थे और अपनी पसंद खुद कर सकते थे और उन्हें इस मामले में उसकी राय की जरूरत नहीं थी। सच तो यह है कि निक जानता था कि ऐसा होने की संभावना है जब उसने भूतों के लिए आखिरकार शरीर पाने का रास्ता बनाया। हेलेना को फिर से जिंदा करने का ख्याल निक्स के दिमाग में भी नहीं आया क्योंकि यह अजीब और काले जादू की हद थी। उसकी राय में मौत को वापस लाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कभी भी हल्के में लिया जाना चाहिए क्योंकि कुदरती व्यवस्था किसी वजह से होती है। यहाँ तक कि फिर से जिंदा करने वाला पत्थर भी असल में इस लाइन को पार नहीं करता था, बल्कि बस उस इंसान की आत्मा को, जहां भी वह हो, इस दुनिया में वापस खींच लाता था और उसे रखने वाला उसे देख और उससे बात कर सकता था। फिर भी इससे आत्मा को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि वे इस दुनिया में जितनी देर रहती थी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती थी। भूतों के उलट, जो मरने के समय अपने जादू से धरती से बंध जाते थे, ये आत्माएं पहले ही परलोक में चली जाती थीं और इस तरह इस दुनिया की नहीं रहती थीं। नतीजतन दुनिया ही उन्हें ठुकरा देती है और यहाँ लाए जाने के कारण उन्हें तकलीफ देती है। आखिर में निक ने चीजों को अपने हिसाब से चलने दिया और जो उसने खोजा उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर से जी उठने वाले पत्थर की बात करें तो हैरी को अभी भी इस बात का पता नहीं था कि वह उसे अभी भी अपने हाथ में पहने हुए है, जो निक की राय में थोड़ा मजेदार था। हैरी को बस इतना पता था कि यह उसके खानदान की विरासत थी और शायद किसी समय इसमें जादुई गुण रहे होंगे, लेकिन अब ये सेंटिमेंटल वैल्यू के अलावा बेकार लग रहा था। निक को डंबलडोर और हैरी के बीच कभी कभार होने वाली बातचीत देखकर थोड़ा मजा आया, जहां बूढ़ा बकरा पत्थर को देखते हुए खोया हुआ लग रहा था। इसलिए नहीं कि उसे इसे इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा लालच था या कुछ और, बल्कि इसलिए कि जितनी देर वह एल्डरवैन को पकड़े रहा, उसे उतना ही ज्यादा एहसास होने लगा कि निक सही था। छड़ी चाहती थी कि हैरी के पास ये हो और वह इस मकसद को पाने के लिए लगभग अनजाने में ही परेशानी खड़ी कर रही थी। हालांकि डंबलडोर कोई अनजान नौसिखिया नहीं था और अगर वह ध्यान देता तो इन छोटे जालों को साफ देख सकता था। निक को इस बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि बूढ़े जादूगर ने उसे इस बारे में मदद लेने की उम्मीद में इसके बारे में बताया था। निक ने बस वही चेतावनी दोहराई जो उसने पहले बूढ़े आदमी को दी थी, इसे जितनी जल्दी हो सके हैरी को सौंप दो और सब ठीक हो जाएगा। डंबलडोर इस सलाह से खुश नहीं था, लेकिन उसने कम से कम ये तो बताया कि वह समझता है कि यह सलाह कहाँ से आ रही है। निक को ये जानने की उत्सुकता थी कि अगर हैरी को तीनों पवित्र चीजें एक साथ मिल जाएं, न कि अलग अलग समय पर जैसा कि कैनन में होता है, क्या वह सच में मौत का मालिक बन जाएगा या उसके पास सिर्फ 3 ताकतवर जादुई चीजें होने के अलावा कुछ नहीं होगा। निक को नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह इसके बारे में उत्सुक था। जब लबादा और अंगूठी को एक साथ इस्तेमाल किया गया तो उनमें साफ तौर पर एक तरह की गूंज थी। हैरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह अधूरा था और इसलिए ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था उसे पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। मुझे आखिरकार पता चल ही जाएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निक ने सोचा और इस मामले पर अपने विचारों को साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। ज्यादातर स्टूडेंट्स छुट्टियों में घर चले गए थे, इसलिए बड़ा हॉल ज्यादातर खाली था। निक ग्रिफिंडोर टेबल पर बैठ गया। डस्क हमेशा की तरह उसके कंधे पर बैठी थी और स्टीव दूसरे कंधे पर दुखी दिख रहा था। निक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस पेटू ने खुद को इतना मोटा और आउट ऑफ शेप होने देकर यह मुसीबत मोल ली थी। निक को यकीन नहीं था कि इतना मोटा होने से उस जीव को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, इसलिए वह स्टीव को पतला करने के लिए डाइट को लेकर सख्त था। ज्यादातर लोग ये देखने के आदी थे कि निक हर मील में कितना खाना खाता था, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इससे अजीब लगता था। निक कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके बढ़ते शरीर और फोजिंग से मिलने वाले वर्कआउट के बीच उसकी कैलोरी इंटेक लगभग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए इस मील में 2 पूरे रोस्ट चिकन, हरी सब्जियों का एक बड़ा कटोरा, 2 ब्रेड और एक रोमेंटुला का लेग मीट था जिसका स्वाद हाई क्वालिटी किंग क्रैब मीट जैसा था। इसमें डेजर्ट का तो जिक्र ही नहीं था जिसमें भी काफी कैलोरी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि एक्रोमेंटुला मीट क्या होता है, क्योंकि पैरों को स्टीम किया गया था और कार्पेट हटा दिया गया था, जिससे प्लेट में सिर्फ नरम लाल और सफेद मीट बचा था। जहां तक सब देख सकते थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ केकड़ों पर ग्रोथ चार्म का इस्तेमाल करके पैरों को पकाया हो। कोई और भी यह डिश नहीं मान सकता था क्योंकि निक ने खुद उसको मीट दिया था और सिर्फ उसके लिए ही काफी था। खाने के बाद निक ने नाज़गुल को वापस लिया और रात को सोने चला गया। अगले दिन निक आर्मर के हाथ और कंधे के हिस्सों पर काम करने चला गया।
खास तौर पर उसने अपनी फ्लेम क्रिएशन और मैनिपुलेशन ब्लडलाइन एबिलिटी के लिए एक एम्पलीफायर के तौर पर काम करने के लिए दाहिने गॉन्टलेट को एन्चेंट किया। उसने इसके लिए भी 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे रांटा, नार्क, फायर, कैरास्टा, बिल्ड और टूर कंट्रोल। बाएं गॉन्टलेट ने भी दाहिने वाले जैसा ही काम किया, लेकिन उसकी लाइटनिंग ब्लडलाइन एबिलिटी के लिए उस पीस ने अपने एन्चेंटमेंट के लिए रांटा, एग्लार्ट, लाइटनिंग, कैरास्टा और टूर शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर उसने अगले 4 घंटे पिछले दिन की तरह ही लिए और पहले की तरह धीरे धीरे डेड्रिक बुक पर काम किया। लेकिन उसने कुछ ऐसा सीखा जिससे वह शुक्रगुजार हुआ कि उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने प्रोसेस को लापरवाही से शुरू नहीं किया था। एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद वह कम से कम 3 महीने तक उस दायरे से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि उसका सार उस दायरे में समा गया और पूरे दायरे में फैल गया। दायरा जितना बड़ा था, इसमें उतना ही ज्यादा समय लगा, जो ब्रिटिश आइल्स के साइज के दायरे के लिए शायद सैकड़ों साल तक पहुंच सकता था। शुक्र है कि निक का दायरा बहुत छोटा माना जाता था और इसलिए अगर आप 1 या 2 दिन ज्यादा देते तो सिर्फ 3 महीने लगते। खैर, इससे गर्मियों के लिए मेरे सारे प्लान खत्म हो गए। उसने आह भरते हुए सोचा। शुक्र है कि दूसरों को मिलाकर किसी दायरे को बड़ा करने की प्रोसेस में उतना समय नहीं लगा, क्योंकि यह किसी दायरे को बांधने जैसा अपना वजूद बढ़ाने जैसा नहीं था, बल्कि शरीर को बढ़ाने के लिए खाना पचाने जैसा था। थ्योरी में नतीजा वही था, लेकिन असल में एक रास्ते के लिए दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ एक बार इसमें ज्यादा समय लगेगा जब निक भविष्य में दुनिया को अपने दायरे में मिलाएगा, जिसे पूरा करने में कई साल लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोलाग बॉल ने निरन को कोल्ड हार्बर में मिलाने की कोशिश की थी। अगर निक पहले धरती को बेस हिस्सों में नहीं तोड़ना चाहता था, तो इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 1 सदी लग जाती, जो उसने नहीं किया। फिर भी आखिर में यह फायदेमंद होता, क्योंकि उसके पास पहले से ही बना हुआ इकोसिस्टम और सभ्यता वाली पूरी दुनिया होती, बजाय इसके कि उसे ये सब खुद करने में समय लगाना पड़ता। किसी दायरे को बांधने की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह डेड्रिक नेचर का हो जाता, जिसका मतलब है कि दायरा अपने आप अपने अस्तित्व के स्रोत से अपने जीव बना लेता जो उसके प्रति वफादार होते। इसमें पूरी तरह से ह्यूमनॉइड डेड्रा शामिल था, जो शायद कुछ हद तक उसी जैसा दिखता था। खैर, निक ने अपना माना रिकवर करने के बाद किताब रख दी और ये तय करने लगा कि वैम्ब्रेस और रीरेब्रेस के लिए कौन से एन्चेंटमेंट इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि वह तय नहीं कर पाया था। आखिर में निक ने बचाव के मकसद से वैम्ब्रेस को एन्चेंट करने के लिए हर एक में 5 शब्दों का इस्तेमाल किया। ये शब्द थे रांटा, वारिया, प्रोटेक्ट, तिरित, गार्ड, टोराक, माइटी और टुरमाक, शील्ड। इससे वैम्ब्रेस का कोई मिथिकल ग्रेड सेट नहीं बना, लेकिन निक बता सकता था कि वे उससे बस एक बाल की दूरी पर थे। दूसरी तरफ रीरेब्रेस को एक जादू दिया गया था, जिससे उन्हें पहनने वाले की ताकत बढ़ जाती थी। निक ने इसके लिए कुल 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, रांटा, टोरा, निक, ताकत और पोल्डक, मजबूत। ये भी पीक रेयर ग्रेड के निकले और इनका वैसा ही असर हुआ जैसा निक चाहते थे, जिससे वह संतुष्ट हो गए और उन्होंने वही दिन खत्म किया और खाना खाने चले गए। वह अब आर्मर खत्म करने के करीब थे, लेकिन इसे पूरी तरह से पूरा करने में लगभग 2 दिन और लगेंगे, क्योंकि कवच थोड़ा खास होने वाला था। अगली सुबह नाश्ते के बाद निक ने पॉल ड्रॉन को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट से एन्चेंट करने का काम शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उसके खुद के बनाए स्पेस सूट में था। निक नहीं चाहता था कि यह आर्मर उसे लड़ाई में ज्यादा ताकत दे, बल्कि वह चाहता था कि वह बिना किसी दिक्कत के कहीं भी जा सके। आर्मर के टुकड़ों पर हर एन्चेंटमेंट किसी न किसी तरह से इस मकसद को पूरा करता था, जिसमें गॉन्टलेट्स पर भी एन्चेंटमेंट शामिल थे। पॉल ड्रॉन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सेट में जोड़ने के बाद यह आर्मर क्यूरास पूरा करने के बाद एक्सप्लोरेशन और ट्रैवल के लिए सबसे अच्छा टूल बन जाएगा। पॉल ड्रॉन्स एन्चेंटमेंट के लिए उसने जो 6 शब्द इस्तेमाल किए थे, वे थे रांटा, कुमाक, वाइट, लेलाइम, ट्रैवल, वना, सेफ, प्रोबन, वाइल्डनेस और बर्थास, एडवेंचर। यह एल्विश रून्स की सबसे ज्यादा मात्रा थी जो उसने कभी किसी एन्चेंटमेंट के लिए इस्तेमाल की थी, सिवाय तब के जब वह हरदा मिल में रिंग बना रहा था और ये दिख रहा था। फाइनल प्रोडक्ट बनाने में उसकी ज्यादातर एनर्जी लगी और यह मिथिकल ग्रेड के बीच के पॉइंट के पास था, जो सब कुछ देखते हुए काफी अच्छा था। बस क्यूरास बचा है और फिर यह आर्मर पूरा हो जाएगा। हालांकि इसे अकेले पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, निक ने गुस्से से सोचा। क्यूरास के लिए एन्चेंटमेंट थोड़ा खास होने वाला था, क्योंकि यह आर्मर का कोर या दिल बनने वाला था और दूसरे हिस्सों पर मौजूद हर एन्चेंटमेंट को मिलाकर उसके हिस्सों के जोड़ से कुछ बड़ा बनाने वाला था। हालांकि जिस तरह से ये किया जाना था, वह सच में खास हिस्सा था, क्योंकि निक एक बेलेट एन्चेंटमेंट करने की कोशिश करने वाला था। बेलेट एन्चेंटमेंट सेलेब्रिम्बोर स्टाइल का हिस्सा नहीं थे, भले ही वे उससे काफी मिलते जुलते थे। इसका कारण ये था कि बूढ़ा एल्फ खुद कभी ऐसा नहीं कर पाया था।
बैलेट एन्चेंटिंग का एक उदाहरण क्रिएशन का गीत था जो उसने अर्दा मिल में रिंग बनाते समय गाया था। ये निश्चित रूप से सेलेब्रिम्बोर स्टाइल की तरह ही एन्चेंटिंग की ब्रांच में आता था, लेकिन यह एक ऊंचे लेवल का था और सीखने लायक चीज से ज्यादा एक नेचुरल चीज थी। इसे पाने के लिए कोई सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले सकता था, बल्कि इस गिफ्ट को जाहिर करने के लिए सही स्टिमुलस और कंडीशन के साथ साथ एक मौका भी होना चाहिए। निक दायरे के बनने के बाद से इससे बच रहा था क्योंकि उसे डर था कि यह उसके साथ क्या कर सकता है। बैलेट एन्चेंटिंग एक तरह का हार्मोनिक रेजोनेंस था जो किसी के असली सार से उस चीज के साथ होता था जिसे वे बना रहे थे, और इसलिए ये किसी के असली सार को जोर से ब्रॉडकास्ट करने और दुनिया के सामने लाने से थोड़ा अलग था। इसके लिए बस एक नापाक और सही तरीके से काबिल इंसान की जरूरत थी जो गाने के बीच में आकर उसके सार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए या खराब कर दे। निक इसी सिचुएशन से डरता था और खुश था कि जब उसने पहले ये दुनिया बनाई थी तो किसी ने ऐसा नहीं किया था, फिर भी शायद इससे कोई भी अनजान व्यक्ति हैरान रह गया होगा और इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाया होगा। ऐसे जादू को सच में छिपाना नामुमकिन था क्योंकि ये दुनिया का मामला था और इसे शुरू होने की सोर्स से ही बड़े पैमाने पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। इसका मतलब है कि पिछली बार के उलट, अगर इस ब्रॉडकास्ट का असर काफी दूर तक पहुंच जाता तो लोग इसके जरिए उस पर सबसे बुरे तरीके से हमला कर सकते थे क्योंकि वे पिछली बार की तरह अचानक पकड़े नहीं जाते। पहले क्रिएशन का गाना गाकर निक ने एक्टिवली जादू करने की काबिलियत अनलॉक कर ली थी, लेकिन सावधानी के तौर पर अब तक ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि यह आर्मर इससे कम का हकदार नहीं था और इसलिए उसने पहली बार एक्टिवली ऐसा करने का फैसला किया था। आइलैंड पर तुम्हारा घर बैलेट्स की रेंज को दबाने के लिए काफी होना चाहिए क्योंकि तुमने वहां जो वॉर्ड्स लगाए हैं उनकी वजह से, हालांकि मुझे नहीं पता कि कितना। सेलिब्रिम्बोर ने गंभीरता से कहा। बूढ़ा एल्फ इस दुनिया में निक के अलावा अकेला ऐसा इंसान था जो बैलेट एन्चेंटमेंट्स क्या होते हैं और उनका क्या मतलब होता है ये सही मायने में समझता था। इस वजह से उसने निक को उनका ज्यादा इस्तेमाल न करने के लिए बिल्कुल भी दोष नहीं दिया और वह भी निक की तरह ही होने वाले हमलों को लेकर उतना ही परेशान था। बैलेट गाने वाले पर सबसे मशहूर हमला तब हुआ था जब मोर्गोथ अपनी दुनिया बना रहा था, जिसने पूरी दुनिया को खराब कर दिया था और कई ऊंची आत्माओं को खराब कर दिया था। उनमें से एक उसका लेफ्टिनेंट था और बाद में वही जिसने सेलेब्रिम्बोर और उसके परिवार को मार डाला था और उसकी बनाई चीजों को बिगाड़ दिया था, सौरोन। इसलिए बूढ़ा एल्फ बैलेट गाने के दौरान होने वाली भयानक चीजों से अच्छी तरह वाकिफ था। निक के खराब होने से एक और सौरोन का बनना एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में वह बहुत जानता था और डरता था।